नमस्कार दोस्तों, नमस्कार फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं गोपाल चौधरी कक्षा प्लस की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हम उसी टॉपिक में भारतीय स्वतंत्रता जो आंदोलन है 1885 से 1947, उसी टॉपिक में हम आज आगे की ओर बढ़ेंगे। जैसे लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था, जहाँ तक हम गए थे, उसको आगे अगर हम स्टार्ट करें तो आगे जो आएगा वो गांधी, एक तरह से गांधी युग आएगा। तो इसी के ऊपर मैंने कहा था सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है, सबसे ज़्यादा सवाल भी यहीं से बनते हैं। और इस बार भी मैं कहता हूँ, फिर उम्मीद है कि यहाँ से एक या दो सवाल आपको मिलेंगे। जैसे अगर मैं कहीं कहूँ आपको, हो सकता है मैं लिखा हुआ आप भूल जाओ, लेकिन जो मैं बोलता हूँ कई बार उस वर्ड्स पे आप जरूर फोकस करें। और अगर आपको सही लगे मेरा वीडियो या हमारा पढ़ाना सही लगे तो प्लीज़ आप एक लाइक जरूर करें, थंबनेल जरूर दें, ठीक है, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस अच्छे से अच्छा हो। ठीक है, आगे बढ़ते जाए टॉपिक पे। मैंने कहा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पार्ट 3, 1885 से 1947। जैसे हम लास्ट टाइम जो थे, हमने मुस्लिम लीग की स्थापना तक हमने कर लिया था, उसी के हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मॉडले मिंटो सुधार, मॉडले मिंटो सुधार। देखिए, मॉडले पहले आया, मिंटो बाद में आया। इसका रीज़न है, मॉडले भारत सचिव थे और मिंटो सर अपने कौन, भारत के गवर्नर जनरल थे, इसलिए। ठीक है, यहीं पे दो चीज़ और आती, कई बार हम गवर्नर जनरल बोलते हैं, कई बार वायसराय बोलते हैं, फिर वापस गवर्नर जनरल बोलते हैं। मीन्स पद समान है, बस उसको समय के अनुसार चेंज। जैसे आज अपन जिला कलेक्टर को जिलाधीश भी बोल देते हैं, जिला कलेक्टर भी बोल देते हैं और डीएम भी बोल देते हैं, तो सेम चीज़ है, इसलिए ध्यान रखना इसको। 1909 मैंने बोला है, तो ये एक अधिनियम भी आएगा, इसलिए अपन को ध्यान में रखना है। कई बार इसको पूछता है, डायरेक्ट नाम से पूछ लेता है, इसलिए। तत्कालीन भारतीय सचिव मॉडले एवं वायसराय मिंटो ने सुधारों का भारतीय परिषद अधिनियम 1909 पारित किया। ठीक है, इन दोनों ने एक सुधार दिया, उसी को अपन भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के नाम से जानते हैं। आपके 3 आर्टिकल बहुत, यह अधिनियम बहुत फेमस है। 1909 का आपसे कई बार पूछते हैं, 1919 का आपसे कई बार पूछते हैं, और तीसरा आपका 1935 का आपसे कई बार पूछते हैं। सबसे ज़्यादा अगर सवाल बनता है अधिनियम में, यहाँ से ध्यान रखना, ये हमारे ऐसे सुधार है जिनको हमारे को देखना पड़ता है, जिसे मॉडले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। इसी समय मॉडले मिंटो सुधार आया तो दिल्ली दरबार लगा, जो अपन ने चर्चा भी की थी। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन, इंग्लैंड के सम्राट कौन, जॉर्ज पंचम, ध्यान रखना वहाँ पे जो नाम होते हैं ऐसे होते हैं, जॉर्ज प्रथम, सेकेंड, थर्ड, जो भी है, और महारानी मैरी के स्वागत में किया गया। हमने एक मतलब दिल्ली दरबार रखा, उनके स्वागत के उपलक्ष्य में आए थे। 3 दिल्ली दरबार होते हैं, ध्यान रखना इसको, इसमें से आपका ये लास्ट वाला है। स्वागत किया, इस समय भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग थे। इस दरबार में सम्राट तथा साम्राज्य का भारत आगमन हुआ। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग उस समय आपके कौन थे, भारत के वायसराय थे। जब यहाँ पहुँचते हैं तो ये कुछ ना कुछ, ठीक है, बात करेंगे, उसी बात पे मैंने पहले बोला भी था आपको। इस दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई। उड़ीसा और बिहार को बंगाल से पृथक किया गया। ठीक है, उड़ीसा और बिहार को बंगाल से पृथक। असम को इससे पहले 1874 में अलग कर चुके थे अपन, ध्यान रखना इस बात को। असम इससे पहले अलग हो चुका था, किससे, बंगाल से। ठीक है, हम एक तरह से जो बंगाल विभाजन होता है उसको रद्द करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम उड़ीसा और बिहार को इससे अलग कर देते हैं। अभी उड़ीसा को हम ओडिशा बोलते हैं, ध्यान रखना इस बात को। पृथक किया गया। इसी दरबार में भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुई। यह स्थानांतरण 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को हुआ। घोषणा 1911, स्थानांतरण 1912, जो पहले बोल चुका हूँ। तो यहाँ पे दो चीज़, एक तो 1909 का मॉडले मिंटो सुधार, ध्यान रखना है, यह आपको डायरेक्टली आपके रीड के अंदर नहीं दिया गया, इसलिए मैंने इसको पूरा आपको टच भी नहीं किया है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि मुस्लिमों को एक पृथक निर्वाचन दिया गया था, जो आपसे कई बार पूछता भी, इसलिए इसे सांप्रदायिक अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके अगर टच में आए या कहीं बात हो तो आप बता सकते हो। ठीक है, इसके बाद आता है 1916 का लखनऊ का कांग्रेस अधिवेशन। ठीक है, लखनऊ का 1916 का लखनऊ का कांग्रेस अधिवेशन, वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, कई बार आपके सवाल बनता है इसमें। देखिए, सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ, सही बात है, लेकिन ये 1916 ईस्वी तक बना रहा। 1915 ईस्वी में उदारवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हो गई थी, सही बात है। कई बार क्या कुछ ऐसे लोग जो अड़े रहते अपनी बात पे, उनकी मृत्यु हो जाती या वो कहीं चले जाते तो समझौता करने में आसानी हो जाती, सेम बात थी। बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट ने गरम दल एवं नरम दल को पुनः कांग्रेस के मंच पर एक साथ लाने का एक प्रयास किया और सफल भी हुए। ठीक है,
इन दोनों ने, देखो दो लोग का नाम आता है, इसलिए 1917 का जो कांग्रेस अधिवेशन होगा उसमें जो अध्यक्ष बनेगी वो आपके एनी बेसेंट बनेगी। यानी उसको क्या मिला, एक तरह से रिवार्ड मिला, गिफ्ट मिला कि ठीक है आपने काम किया तो आपको, उस समय तिलक भी थे उस रिवार्ड में, लेकिन तिलक से आपको अध्यक्षता नहीं मिल पाती। एक 1917 का अधिवेशन था जहां वो अध्यक्षता कर से, उसके बाद उनको कहीं नहीं देखा गया। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे इसका अलग, कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष नहीं बनते, वो आपके बाल गंगाधर तिलक, पहले बता चुका हूँ मैं इस बात को। ठीक है, दोनों को साथ लाते हैं। 1916 का लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन इंपॉर्टेंट इसलिए भी सुनना, आगे एक वर्ड आएगा क्यों। देखो 1916 के लखनऊ सम्मेलन में इस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं, अंबिका चरण मजूमदार। बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार देखो बच्चे भूल जाते हैं। मैंने कहा पहली कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहेगी, एनी बेसेंट। लेकिन इस नाम से मुझे लगता है, अंबिका के नाम से कई बच्चे, मुझे लगता है आई थिंक थोड़ा सा वो हो जाते कि अंबिका चरण, लेकिन ये पुरुष है भाई, महिला नहीं, ध्यान रखना इसको। इसलिए अपन ने कहीं ये वर्ड नहीं लिखा है कि पहली महिला अध्यक्ष है। पहली महिला अध्यक्ष हमेशा जब भी है एनी बेसेंट, और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष आ जाए तो आपके कौन, सरोजनी नायडू करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 1916 ईस्वी को एनी बेसेंट व मोहम्मद अली जिन्ना, देखो ये वही मोहम्मद अली जिन्ना है जिन्होंने आगे चलकर पाकिस्तान की मांग रखी, पाकिस्तान देश का एक निर्माण करने में इनका बहुत बड़ा हाथ था। ठीक है, लेकिन अभी तक ये भारतीयों के साथ थे, न कि अंग्रेजों के। तो जिंदगी में एक चीज होती है, आगे बताऊंगा, कि अगर किसी को मारना हो तो क्या करो, इग्नोर कर दो, थप्पड़ मत मारो, कोई चोट मत पहुंचाओ, बस आप इग्नोर करना सीख दो। लाइफ का सबसे अच्छा फंडा है, अगर आप इग्नोर करेंगे तो इंसान खुद ब खुद मर जाएगा। मोहम्मद अली जिन्ना जो 1930 तक सविनय अवज्ञा आंदोलन तक आपके कांग्रेस के साथ थे, तो ऐसा क्या हुआ कि उसके बाद ये कांग्रेस के खिलाफ हो गए और इन्होंने एक नई रट पकड़ ली कि मुझे भाई पाकिस्तान चाहिए। उसका कहीं ना कहीं कारण था इग्नोरेंस, यानी अपनी एक तरह से जो इनकी छवि थी, राजनीतिक जो इनका चेहरा था, वो कहीं ना कहीं गायब हो रहा था। इसलिए के सहयोग से मुस्लिम लीग व कांग्रेस दोनों ने लखनऊ में संयुक्त रूप से वार्षिक अधिवेशन किया और संयुक्त कार्यक्रम के आधार पर राजनीतिक क्षेत्र में एक दूसरे के साथ सहयोग करने के संबंध में समझौता किया। यह समझौता लखनऊ समझौता, या इसको हम लखनऊ पैक्ट या कांग्रेस लीग समझौते के नाम से भी जानते हैं। देखो दोस्तों, दोनों बात बोली मैंने, लखनऊ पैक्ट भी बोल सकते हो, कई बार आपको दे दे इंग्लिश वर्ड भी, आपको इसलिए कहता हूं बार बार ध्यान में रखना है। लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग समझौता, यानी दो लोग एनी बेसेंट और मोहम्मद अली जिन्ना की सहायता से कांग्रेस और लीग दोनों एक होती है, दोनों एक मंच पे आते हैं, दोनों एक समझौता करते हैं। 1916 समझौता, इसलिए इसको लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग पैक्ट समझौता, या अपन क्या, लखनऊ पैक्ट समझौता। इसमें क्या हुआ, दोनों ने ठीक है माना। यहाँ पे अब तक कांग्रेस एक चीज पे अड़ी थी, मुस्लिम लीग एक चीज पर। मुस्लिम लीग ये कह रही थी 1916 से पहले कि आप ये मान लो कि केवल आप हिंदुओं की पार्टी हो, और कांग्रेस ये कहती नहीं, हम पूरे देश की पार्टी हैं। लेकिन इस समझौते ने कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगा दिया, और कहते हैं कि जो आपका विभाजन का जो 20 था ना, उस समझौते से स्टार्ट हो गया आपका। ठीक है, तो ध्यान में रखना दो चीज आपको, दिसंबर 1916, ठीक है, एनी बेसेंट मोहम्मद अली जिन्ना की सहायता से, कई बार सवाल पूछ लेता है कौन सा पैक्ट हुआ, लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग पैक्ट हुआ। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। बार बार लखनऊ पैक्ट क्यों बोल रहे, क्योंकि लखनऊ में हुआ, इसलिए इसको लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौते के नाम से जानते हैं। लखनऊ समझौते की एक और विशेषता यह है कि कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को भी औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया। मैंने आपको बोला ना, कहीं ना कहीं ये चीज आ गई, जो मुस्लिम लीग के लिए एक बहुत सकारात्मक उपलब्धि थी। अब तक नहीं मान रहे थे हम, तो कहीं ना कहीं ये बात हो गई। ठीक है, यही बस आपका एक कह लो साम्प्रदायिकता बीच यही आ जाता है। लखनऊ समझौते का विरोध किसने किया, ध्यान रखना, मदन मोहन मालवीय ने। स्पेशल मैंने आपको कहा है, अच्छे एग्जाम में पूछता है, कई बार फर्स्ट ग्रेड में अच्छे एग्जाम में पूछ रहे, ने किया। इस तरह दोनों दल एक दूसरे का सहयोग करते रहे। कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन, सबको पता है बेलगांव अधिवेशन 1924 कर्नाटक, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी कर रहे थे, में मुस्लिम लीग कांग्रेस से पृथक हो गई। मतलब सोचो, जो कांग्रेस आप कह रहे हो मुस्लिम लीग 1916 में कांग्रेस के साथ हुई, वही आपके वापस 1924 में अलग हो जाती है, विचारधारा के आधार पर। आज भी चुनाव लड़े जाते हैं विचारधारा के आधार पर। जैसे अभी अपन पढ़ा रहे, तो अभी दोपहर तक आपके रिजल्ट आ गए होंगे दिल्ली के, तो आप पार्टी हो गई, चाहे बीजेपी हो गई, चाहे कांग्रेस हो गई, जिन्होंने भी चुनाव लड़े होंगे अपनी विचारधारा पे, और जिनकी विचारधारा लोगों को समझ में आएगी, नो डाउट उनकी वहाँ पे जीत दर्ज हुई होगी। ठीक है ना, सेम बात यहाँ पे बनती है। तो
तो अपने दो चीज ध्यान में रखना भाई, ठीक है। लखनऊ समझौते का विरोध किसने किया? मदन मोहन मालवीय ने किया, ठीक है। और दूसरी बात, 1916 के अधिवेशन में ही इस बात को स्वीकार कर लिया जाता है कि ठीक है, मुस्लिमों का प्रत्यक्ष निर्वाचन जो 1909 में ब्रिटिश ने दिया था या ईस्ट इंडिया कंपनी ने या दिया था, उसको कांग्रेस करने का स्वीकार कर लेती, जो गलती मानी जाती है, ठीक है। इसका हमें आगे खामियाजा भुगतना पड़ता है, ठीक है। होम रूल लीग का आंदोलन, कई बार नाम सुना होगा आपने, ठीक है। किसका? होम रूल लीग का। होम रूल यानी घर के द्वारा शासन करना। देखो, होम रूल शब्द कहाँ से आया? आयरलैंड का शब्द है, पहली बात। इसी बहाने पूछ लेता हूँ आयरलैंड कहाँ पर, तो आयरलैंड देखो आपके यूरोप का एक देश माना जाता है, ठीक है। इसको ध्यान में रखना का शब्द है। सर्वप्रथम आयरलैंड में आयरिश नेता रेडबार्ड इस शब्द का प्रयोग करता है दोस्तों। कौन करता है? रेडबार्ड के नेतृत्व में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। इसी प्रकार, ये थोड़ा मिस्टेक है, मैं कोई दिक्कत नहीं, स्थापना है कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार भारत में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने राष्ट्रीय आंदोलन को नया जीवन प्रदान करने हेतु होम रूल आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। दो नेता जुड़ते हैं होम रूल लीग से। अच्छे एग्जाम में कई बार सवाल पूछता है इसकी डेट को लेकर या इसके सदस्यों को लेकर कि इसके सदस्य कौन कौन थे। सुनना मेरी बात को यहाँ पे, जो अपने काम की बात है। अंततः 28 अप्रैल 1916 को सबसे पहले कौन? तिलक होम रूल लीग का गठन करता है भारत में। कब? 28 अप्रैल 1916। यहां तक कि एनी बेसेंट भी 1916 में करेगी, बट वो लेट करेगी, दिसंबर में। अप्रैल में कौन कर देते हैं? तिलक साहब। तिलक साहब की जो होम रूल लीग होती है वो केवल बंबई के आसपास होती है, जो उसका एरिया होता है। और जबकि एनी बेसेंट की जो होम रूल लीग होती है वो पूरे भारत की होती है। अब पूरे भारत में होगा तो सीधी बात है उसका संगठन कैसा होगा? कमजोर होगा। और तिलक के पास केवल मुंबई के आसपास का अगर एरिया, तो उसका संगठन क्या होगा? मजबूत होगा। लेकिन फिर भी हम एक मानसिकता देखते हैं। कैसे? एक महिला आपसे कहे कि सर प्लीज ये मेरी कंपनी है, प्लीज जुड़ जाइए ना, तो शायद है ना पुरुष जल्दी जुड़ जाता है। और अगर एक पुरुष आके कहे तो शायद वो 10 बार सोचता है। सेम चीज इसी बहाने आपको अगर आंसर निकालना है, ध्यान रखना इसलिए बताया है। अगर आ जाए कि मोहम्मद अली जिन्ना हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, मोतीलाल नेहरू हो गए, या कोई भी बड़ा नेता किसकी होम रूल लीग से जुड़ा हुआ, तो बता देना आंख बंद करके एनी बेसेंट की। बात ही खत्म। इसलिए मैंने आपको इशारा किया, जब भी ऐसा हो ना, आंख बंद करके आपको ज्यादा सोचना है, विचार नहीं कि किसके होम रूल लीग से, कि साहब एनी बेसेंट की होम रूल लीग से, ठीक है। चलो ठीक है, मजाक में था, लेकिन ध्यान रखना इस बात को, है ना। तिलक ने पूना में होम रूल लीग की स्थापना की, ठीक है, पूना में करता है, यही इसका। दिसंबर 1916 में एनी बेसेंट ने मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल लीग, देखो नाम से समझ जाओ, उसने पूना में केवल होम रूल लीग की स्थापना की थी। और जबकि एनी बेसेंट ने मद्रास से अखिल भारतीय होम रूल लीग, यानी इसका एरिया क्या था? बड़ा था। सीधी बात है, जिसका एरिया बड़ा होगा ज्यादा सदस्य जुड़ेंगे, जिसका कम होगा उसके कम सदस्य जुड़ेंगे। होम रूल आंदोलन का उद्देश्य था ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन को प्राप्त किया जाए, ठीक है। यानी हम, ठीक है, ब्रिटिश शासन, जैसे आज भी अगर आप देखो हांगकांग और ताइवान, दो ऐसे देश है जो कहीं ना कहीं एक तरह से आजाद पूर्ण रूप से नहीं है, तो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे हैं किससे? चाइना से। तो मैंने कहा था ना, उनके पास एक तरह से स्वायत्ता है, लेकिन स्वतंत्रता नहीं है। हमारे पास क्या है अभी? स्वतंत्रता। स्वतंत्रता मतलब होता है आंतरिक रूप से पूर्ण स्वतंत्र, और बाह्य स्तर पे हम क्या? संप्रभु। जो डिसीजन लेना चाहे हम लेंगे, हमारा होगा। समझ गए? अभी उनके पास ऐसा नहीं। इसलिए मैंने उस दिन कहा भी था, दो आंदोलन आपको बताए थे। एक आपको मैंने कहा था अम्ब्रेला मूवमेंट, एक मैंने आपको कहा था सनफ्लावर मूवमेंट। दोनों उन्हीं देशों से रिलेटेड है, तो अब जाके आप घर पे देखना उसको, ठीक है। चलो, कोई दिक्कत नहीं, बता सकते हैं कि साहब होम रूल शब्द कहाँ से? आयरलैंड से। किसने यूज किया सबसे पहले? रेडमार्ड ने, ठीक है। भारत में दो होम रूल लीग स्थापित होती है, एक आपके तिलक के द्वारा, एक आपके एनी बेसेंट के द्वारा। तिलक के द्वारा कब? 28 अप्रैल 1916, यानी पहले। कहाँ से? पूना से स्टार्ट करता है। और आपके जो क्या नाम है इसका, एनी बेसेंट, जो सितंबर 1916 में कहाँ से? मद्रास से स्टार्ट करती है। लेकिन बड़ी किसकी है? एनी बेसेंट की, कि अखिल भारतीय, इसने पहले बोल दिया अखिल भारतीय होम रूल लीग का गठन किया। तिलक की होम रूल ये अलग से मैंने बता दिया, 28 अप्रैल 1916। ध्यान रखना इसको, कहाँ से? पूना से स्टार्ट, बंबई का जो आसपास का एरिया, ठीक है। जोसेफ बैप्टिस्टा, ध्यान रखना, तिलक द्वारा स्थापित लीग का प्रभाव कर्नाटक, महाराष्ट्र, बंबई को छोड़कर मध्य प्रांत में बराड़ तक फैला हुआ था, ठीक है। आसपास एरिया, महाराष्ट्र को छोड़कर मतलब। तिलक ने अपने पत्र मराठा और केसरी, पहले बता चुका हूं, मराठा किस में? अंग्रेजी में, केसरी किस में? मराठी में।
के माध्यम से अपने होम रूल की अवधारणा को स्पष्ट किया। इन्होंने पूरे देश में दौरा करके स्वराज के लिए जनमत तैयार करने का प्रयास किया और नारा दिया, स्वराज मेरा जन्म से अधिकार में से लेकर रहूंगा, जो पहले भी अपन चर्चा कर चुके हैं। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बता सकते हैं आप यहाँ तक। चलो अगला चलते हैं एनी बेसेंट। एनी बेसेंट की ऑल इंडिया है, कोई बात नहीं, मैं कह दूंगा टेक्निकल टीम को, हो जाती गलती। एनी बेसेंट की ऑल इंडिया होम रूल लीग, नाम से समझ आएगा। सितंबर 1916, स्थान मद्रास। संस्थापक सीधी बात है एनी बेसेंट और जॉर्ज अरुंडेल। आगे एक अरुंडेल कमेटी भी आपने पढ़ी थी। बंगाल विभाजन को जो रद्द किया गया वो किस कमेटी की सिफारिश पे था? अरुंडेल कमेटी की सिफारिश पे, ध्यान रखना इसको। श्रीमती एनी बेसेंट आयरिश महिला थी, सीधी सी बात है, आयरिश है भाई, ठीक है, आयरलैंड की। इन्होंने भारत में स्वशासन आंदोलन का शुभारंभ 2 जनवरी 1914 को किया। सही बात है। साप्ताहिक पत्रिका कौन से निकाली इन्होंने? कॉमनवेल्थ नाम से साप्ताहिक पत्रिका निकाली। साथ में 2 किताब थी, पहली ओल्ड एंड न्यू, इंडिया ओल्ड एंड न्यू, एक किताब है इनकी, ठीक है, ध्यान रखना भाई। क्यों? जब आई थी तब इंडिया कैसा था? ओल्ड था, मतलब पुराना इंडिया था, सही बात है। और जब गई स्वतंत्र हो गया भारत तो कैसा हो गया इंडिया? नया। इसी बहाने याद कर लेना, ये इसकी किताब इंडिया ओल्ड एंड न्यू, ठीक है। चलो, कॉमनवेल्थ अखबार किसका है? इसी का है। एक और इसी बहाने एक आता है यंग इंडिया अखबार, एक कौन सा है? एक आपका नया इंडिया। यंग इंडिया हमेशा ध्यान रखना गांधी जी का है और नया इंडिया हमेशा एनी बेसेंट का रहेगा, ठीक है। इसी बहाने आपको फोकस में रखना है इसको। आगे देखते हैं। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में, ठीक है, मद्रास में। होम रूल आंदोलन में सुब्रमण्यम अय्यर ने सबसे प्रमुख योगदान दिया। मोतीलाल नेहरू आ गया, तेज बहादुर सप्रू आ गए जैसे नेता इनके होम रूल में शायद। इन्होंने अपने होम रूल का प्रचार अपने दैनिक पत्र न्यू इंडिया आ गया यहाँ पे, अभी मैंने आपको चर्चा की थी, का प्रमुख योगदान रहा। होम रूल लीग के सर्वाधिक कार्यालय मद्रास में थे। वैसे एनी बेसेंट भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की विरोधी थी, ठीक है, ध्यान रखना। यहीं पे आप मोहम्मद अली जिन्ना को भी मैं एक आपको नाम जोड़ रहा हूँ, ये भी इन्हीं से जुड़े हुए थे। और भी बड़े बड़े नेता आएंगे, वो सभी जो जुड़े हुए थे, किससे जुड़े हुए थे? आपके एनी बेसेंट के होम रूल लीग से जुड़े हुए थे, न कि तिलक की से, ठीक है। न्यू इंडिया और यंग इंडिया, देखो आप लोग कई बार सेम नाम आते हैं, कंफ्यूज, ध्यान रखना है भाई। यंग इंडिया कौन? गांधी जी। क्यों यंग होके आते हैं? कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से यंग होके ही आते हैं वो, पढ़ पढ़ा के, ठीक है भाई, मैं आंदोलन स्टार्ट करूंगा। तो यंग इंडिया किसका है? गांधी जी का। और न्यू इंडिया किसका है? आपके एनी बेसेंट का। जो फैक्ट है वो ध्यान रखना। कौन कौन लोग जुड़े हैं? लगभग सारे बड़े नेता इन्हीं से जुड़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन ये पूर्णतः आपके भारत की स्वतंत्रता की क्या थी? खिलाफ थी। उसका रीजन क्या था? क्योंकि देखो कुछ भी हो, बाहर के लोग हैं तो इतिहास में क्या होता है, एक धारा चलती है साम्राज्यवादी इतिहासकार। तो साम्राज्यवादी इतिहासकार हमेशा क्या चाहेंगे? उनको अच्छा बताएंगे, हमें खराब बताएंगे। और हम इतिहास को ज़्यादातर अभी जो लिखा है सबल्टन इतिहास लिखा जा रहा है। एक धारा होती है राष्ट्रवादी इतिहासकार। राष्ट्रवादी इतिहासकार में क्या होता है? हम अपने आप को जितना होगा सही बताएंगे, उनको गलत बताएंगे। तो एक तरह से अगर बाहरी व्यक्ति तो ठीक है, इतिहासकार भी थी, उस हिसाब से अपन बात करते हैं। होम रूल आंदोलन को जनता में अत्यधिक लोकप्रियता मिली। इसी के फलस्वरूप 1917 में एनी बेसेंट को कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। मैंने बोला ना आपको कि इसको क्या मिला? एक रिवार्ड मिला। अब आप सोचो, रिवार्ड भी इन्हीं को दिया गया, इसलिए तिलक साहब रह गए, वरना वो अध्यक्ष बनते पक्का कि ठीक है महिला है। इसने कह दिया होगा कहीं ना कहीं, तिलक साहब को ही बोल दिया होगा कि आड़ा भाया मन बना देना, आड़ा अध्यक्ष है ना तू, रे बात तो अगली बार बन जाएगी। वो मौका कई बार एक बार मिलता है, तो सीधी सी बात थी। एनी बेसेंट को एक बार मिला और तिलक साहब को उस समय, मुझे लगता है उस समय अगर बन जाते उसके बाद उनके पास कभी ऐसा मौका नहीं आया था। कांग्रेस के अध्यक्ष रूप में इन्होंने घोषणा की कि भारत अब अनुग्रहों के लिए अपने घुटनों पर नहीं बल्कि अधिकारों के लिए अपने पैरों पर खड़ा है, ठीक है। इनका ये यहाँ नहीं पूछता, कोई आपको टेंशन नहीं लेना, बस 1917 का ध्यान रखना है, पहले पढ़ा चुका हूं मैं आपको, ठीक है। चलो, चारों ओर से दबाव महसूस कर भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त 1917 को, ठीक है, मॉन्टेग्यू समय भारत ब्रिटिश संसद में इस आशय का एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें भारत को उत्तरदायी शासन प्रदान करने की बात करी। उत्तरदायी जो मैंने अभी आपको बोला, ठीक है। परिणाम स्वरूप एनी बेसेंट ने 20 अगस्त 1917 को होम रूल लीग को समाप्त करने की घोषणा कर दी। जैसे उन्होंने उधर कही, इन्होंने इधर बात कर ली। सुनना, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू भी एनी बेसेंट की लीग के सदस्य थे, जो मैं पहले आपको बोल चुका हूं, ठीक है। सीधी सी बात है। यानी अगला आएगा मॉन्टेग्यू सुधार, आपका जिसको हम बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, उसी को अपन आगे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 लिए। उसके पहले कुछ घटनाएं होगी, उनको अपन देखेंगे।
1917 में एक ठीक है संसद में पहुंच जाता है, भाई ठीक है हमारे को ये करना है, तब ये पास करेंगे इसको, तब तक टाइम लगता है। तब तक भारत में कुछ घटनाएं हो चुकी होती है। तो ये क्या था सुधार, जरा देखो। मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917, भारत सचिव मॉन्टेग्यू द्वारा 20 अगस्त 1917 को ब्रिटेन की कॉमन सभा में एक प्रस्ताव पढ़ा गया, जिसे मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कहा गया था कि ब्रिटिश शासन का लक्ष्य स्वशासित संस्थाओं का क्रमिक विकास करना है, ताकि ब्रिटिश साम्राज्य के अभिन्न अंग के रूप में भारत में क्रमशः उत्तरदायीपूर्ण शासन स्थापित किया जा सके। यानी हमारे को स्वतंत्रता नहीं देना चाह रहे थे, कहीं ना कहीं क्या करना चाह रहे थे, ठीक है स्वशासन आपको मिले। तो स्वशासन मिले तो क्या कहा, 1919 के अधिनियम में कहा, एक शर्त जोड़ दी कि 10 साल बाद हम इस अधिनियम की क्या करेंगे, समीक्षा करेंगे, और हमें लगता है यस आप भारतीय इस लायक हो गए कि आपको उत्तरदायी शासन संभाला जा सकता है, तो हम आपको अधिकार देंगे। तो उस समय इन्होंने एक कमेटी गठित की। 10 साल 1929 में ब्रिटेन में चुनाव होने थे, तो 1927 में ही साइमन कमीशन का गठन कर दिया, 2 साल पहले चुनाव होने से पहले। और 1928 में साइमन कमीशन भारत में पहुंच गया। भारत में पहुंचता है तो उसको सबसे जबरदस्त विरोध होता है। विरोध क्यों होता है, कि जितने 7 सदस्य थे, सातों के सातों क्या थे, यूरोपीय थे, कोई भारतीय नहीं था। भाई जैसे मैं आपको बच्चों को कहूँ बताओ क्लास का टाइमिंग क्या रखूं, तब तो ठीक है आप कहो साहब हमारे हित की बात कर रहे हो, और हम केवल टीचर मिलके कर ले कि हाँ सुबह 4 बजे क्लास रखनी है, तो आप क्या कहो सर ऐसा थोड़ी होता है ना, आपने तो अपने हिसाब से रख लिया। तो अंग्रेजों ने क्या किया, अपने हिसाब से निर्णय ले लिया। सारे सदस्य कौन, उन्हीं के, तो सारे सदस्य उन्हीं के, तो सीधी बात है फैसला किसके पक्ष में जाएगा, अंग्रेजों के पक्ष में जाएगा। इसलिए इसका विरोध भी होता है, सबसे ज्यादा विरोध का कारण भी ये माना जाता है। ठीक है, मॉन्टेग्यू घोषणा, डेट ध्यान रखना, कभी पूछ ले, 20 अगस्त 1917 आपकी, बस। 8 जुलाई 1918 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित। तिलक ने मॉन्टेग्यू घोषणा को सूर्य विहीन उषा काल कहा था बेटा। ठीक है, यानी ऐसी सुबह जिसमें सूर्य भगवान है ही नहीं कि भाई। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होकर 17 अगस्त 1918 को राष्ट्रीय उदारवादी संघ यानी नेशनल लिबरल लीग का गठन किया था। ठीक है, छोटे एग्जाम में नहीं पूछता, अच्छे एग्जाम में पूछता है। 1918 ध्यान रखना, सुरेंद्रनाथ बनर्जी का ध्यान रखना। बाद में अखिल भारतीय उदारवादी संघ के रूप में प्रसिद्ध हुआ। कांग्रेस के उदारवादियों ने मॉन्टेग्यू घोषणा को भारत का मैग्ना कार्टा कहा। अब देखो यहाँ पे आपके मैग्ना कार्टा एक शब्द आया, और इस प्रकार कांग्रेस का दूसरा विभाजन हो गया। सुनना, मॉन्टेग्यू घोषणा को क्या कहा, भारत का मैग्ना कार्टा। देखो एक शिक्षा का मैग्ना कार्टा होता है, कई बार पूछता है, वो है चार्ल्स वुड डिस्पैच आपका। सही बात है, कई बच्चों को पता भी होगा, कोई डाउट नहीं। ठीक है, ये शिक्षा का मैग्ना कार्टा है। ये आपका एक तरह से किसका है, ये आपके कह लो स्वशासन का, जिसमें आपको भाई ठीक है एक रिपोर्ट पर उसके आधार बोलते हैं। एक आपका मैग्ना कार्टा आता है 1717 का शाही फरमान, जिसको हम बोलते हैं व्यापारिक मैग्ना कार्टा। बंगाल के लिए 1717 में आपको अगर थोड़ा पता हो कि अंग्रेजों को अधिकार देते कि आप भाई ठीक है 3000 रुपये वार्षिक के बदले भाई क्या कर सकते हैं, बंगाल में फ्री ऑफ कॉस्ट व्यापार कर सकते हैं। तो वो था व्यापार का मैग्ना कार्टा, ये है शिक्षा का मैग्ना कार्टा, ये आपके एक तरह से राजनीति का मैग्ना कार्टा। 3 मैग्ना कार्टा है, तीनों को आपको ध्यान में भी रखना है। इनको कई बार पूछा है, फर्स्ट ग्रेड में पूछा है, सेकंड ग्रेड में पूछा है, इसको पूछा है, ध्यान में रखना बार बार। ठीक है, ज्यादा इसलिए कह रहा हूं। ठीक है ना, चेम्सफोर्ड सुधा 1919, इसे अपन अधिनियम के नाम से जानते हैं। बात की इसमें अंतर्गत प्रांतीय विधायी परिषदों का आकार बढ़ा दिया गया। सही बात है, हम सीटें बढ़ाएंगे। ठीक है, ये बात की, इसके अंदर प्रांतीय विधायी परिषदों का आकार बढ़ा तथा यह निश्चित किया कि उनके अधिकांश सदस्य चुनाव जीतकर आएंगे। अब जो चुनाव होगा वो सीधी बात है, डायरेक्ट तो होगा नहीं, अभी सुनना मेरी बात, इनडायरेक्टली होगा। प्रांतों में पहली बार द्वैत शासन लागू किया गया। बेटा ध्यान रखना इस बात को, कई बार बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं। 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन लाया गया। सुनना, प्रांतों में द्वैत शासन। अब यहां पे जो बच्चा कंफ्यूज होता है, सुनना, कई बार डायरेक्ट पूछता है, 1935 के अधिनियम में प्रांतों से तो द्वैत शासन हटा लिया, प्रांतों से हटा लिया, उनको स्वायत्ता दे दी, और केंद्र में द्वैत शासन लेके आ जाते हैं। कहां लेके आ जाते हैं भाई, संघ में या केंद्र में आपके द्वैत शासन ले आते हैं। तो बच्चा कई बार कंफ्यूज, 1919 में प्रांतों में लेके आते हैं और 1935 में आपके केंद्र में लेके आते हैं, प्रांतों से आपके द्वैत शासन हटा देते हैं। द्वैत शासन की बात करें तो सबसे पहले सीधी बात है 1764 का जो आपका बक्सर का युद्ध होता है, उसके बाद से आपके बंगाल में द्वैत शासन आता है 1765 से लेकर 1772 तक। अगर आपको थोड़ा सा हल्का सा आप बच्चों को पता हो तो लॉर्ड क्लाइव लेके आता है सबसे पहले इसको। ठीक है,
अगर अपन बात करें, लेकिन बड़े स्तर पे अगर बात करें वास्तव में, तो आपको 1919 बोलना है, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। इस द्वैत शासन का जन्मदाता कौन है? वर्ड को ध्यान रखना, लियोनिस कार्टिस इसका है, बहुत जाना माना व्यक्ति, इसलिए कई बार इसका पूछ लेता है किसने दिया इस शब्द को, इसने दिया। इसके अंदर प्रांतीय विषयों को आरक्षित एवं हस्तांतरित दो भागों में बांट दिया। अब देखो, आरक्षित और हस्तांतरित, आरक्षित तो रख ली किन्होंने? अंग्रेजों ने अपने पास। जो भी आपके टैक्स से संबंधित थे या जो भी आपके रेवेन्यू से संबंधित, वो तो सारे अंग्रेजों ने। और जो कर्तव्य वाले थे वो सारे किसको दे दिए? भारतीयों को दे दिए। तो इससे क्या हो गया, कहीं ना कहीं दिक्कत होने लगी भारतीयों। दो भागों में बांटते हैं, आगे चल के अपन इनको, ठीक है, तीन भागों में। केंद्र में भी द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की गई। आज भी अपना भारत कैसा है? द्विसदनीय। ये यहीं से स्टार्ट होता है, ध्यान रखना। निचले सदन अर्थात लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, और उच्च सदन जो होता है ऊपरी सदन अर्थात काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ये सवाल आपका पूछा हुआ आरपीसी के द्वारा कि निचले सदन को हम किस नाम से जानते हैं, मतलब अंग्रेजों समय, तो ध्यान रखना लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको आज हम क्या बोलते हैं? लोकसभा बोलते हैं। और उच्च सदन को किस नाम से जानते हैं? जिसको हम राज्यसभा बोलते हैं, उसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से जानते हैं। ये सवाल पूछा, फिर कह रहा हूं बार बार, देखो जहां हम छोड़ते हैं ना वहीं से वो सवाल पकड़ता है, ठीक है, इसलिए कह रहा हूं। और आजकल क्या टीम कुछ नहीं है वहां पे, आपकी तरह यंग टीम आई हुई है, मेरे को ये मतलब एक है जिस हिसाब से अभी पेपर बनाया उन्होंने, तो ऐसा नहीं वहाँ पे, चाहे आप सीधे चले जाओ कहाँ, आप अधीनस्थ बोर्ड में भी चले जाओ, वहाँ भी अब सवाल नए नए आने लग गए। ऐसे सवाल जहाँ से हम मतलब छोड़ देते हैं, डार्क जो साइड होता है वहाँ से सवाल पकड़ने लग गए, ताकि आपको कंसेप्ट या नॉलेज मतलब कितनी कितनी डेप्थ में आपने पढ़ रखा है। ये सही बात है। देखो, एक अच्छा टीचर कब होता है? जब वास्तव में वो किसी चीज़ को अच्छे से समझा पाए। केवल नॉलेज होना टीचर नहीं होता है। तो वो भी ये चाहते हुए देश का भविष्य कौन बनाएंगे? आप लोग बनाओगे, जितने टीचर हो। तो सीधी बात है, जब सारे अर्जुन को आप है कर्ण बनाओगे, अर्जुन बनाओगे बच्चों को, तो आप में भी तो कुछ होना चाहिए ना। ऐसे ही थोड़ी ना पहुंच जाओगे, नहीं ना। तो बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए आपको अच्छा होना पड़ेगा पहले। तो दो सदन की बात करें, द्विसदनीय व्यवस्था 1919 के अधिनियम में। निचला सदन जो था लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हम बोलते हैं लोकसभा, इसमें कुल 144 सदस्यों में से 41 सदस्य नामजद रखे, बाकी चुनाव का। और ऊपरी सदन अर्थात काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसे हम क्या बोलते हैं? राज्यसभा, 26 नामजद रखे, और बाकी ठीक है, उन्होंने उस हिसाब से इनको लिया, ठीक है। इस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया, जिसे 1926 में स्थापित किया गया। यानी जिसको आप यूपीसी बोलते हो, जो आप आईएएस या आईपीएस का नाम सुनते हो, ध्यान रखना, संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान 1919 के अधिनियम में किया गया था, लेकिन वास्तव में स्थापित कब किया? 1926 में, ठीक है। ऑल इंडिया की जो अखिल भारतीय सेवाएं होती है वो यही एग्जाम लेता है। 3 सेवाओं को अखिल भारतीय सेवाएं कहते हैं, आईएएस को, आईपीएस को और आईएफएस को। ये होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, नहीं फॉरेन सर्विस, ठीक है। चलो, इस अधिनियम के खंड 5 में इस अधिनियम के पारित होने के 10 वर्ष बाद शासन व्यवस्था की कार्यप्रणाली की जांच के लिए एक वैधानिक आयोग नियुक्त करने के संबंध में प्रावधान रखा गया। मैंने कहा था ना आपको कि भाई एक 10 वर्ष बाद हम क्या करेंगे, इस अधिनियम की क्या करेंगे, एक तरह से वापस जांच करेंगे या एक कमेटी बैठे। इस प्रावधान के अंतर्गत साइमन आयोग की नियुक्ति की गई थी, लेकिन उन्होंने 10 साल नहीं, उन्होंने पहले कर दिया काम। तिलक ने इस अधिनियम को निराशाजनक और असंतोषजनक बताया, और कांग्रेस ने इस अधिनियम के अंतर्गत नवंबर 1920 में आयोजित चुनाव का बहिष्कार कर दिया। बोले नहीं, हमें तो भाग लेना ही नहीं, ठीक है, आप जानो, आपका काम जानो, ठीक है। यहीं पे इतने में एक घटना होती है, रॉलेट एक्ट। कई लोगों ने नाम भी सुना होगा। यार एक मिनट, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, पहले ले आए, ठीक है। गांधी जी को अपन अलग से कर लेंगे इसलिए। रॉलेट एक्ट 1919 भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार एक एक्ट लेके आती है। सुनना, सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन करती है, और कमेटी लागू कब होती है? 1919 में। इसका मेन उद्देश्य क्या था? जांच करने की नियुक्त की गई कि भारत में किस स्तर तक क्रांतिकारी आंदोलन संबंधी षड्यंत्र फैले हुए और इनका मुकाबला करने के लिए किस प्रकार के कानूनों की आवश्यकता है। तो रॉलेट एक्ट लागू करने का मुख्य कारण यह था कि भारत रक्षा कानून की अवधि समाप्त होने को थी। एक कानून था जिसमें, ठीक है, उसमें ब्रिटिश शासन को थोड़ा महत्व दिया गया, तो वो समाप्त हो रहा है, इसलिए एक नया कानून लाया, रॉलेट एक्ट 1919। आता 1919 में लागू, लेकिन ठीक है, इसकी बैठक हो जाती है 1917 में ही,
यानी एक तरह से सिफारिश, ध्यान रखना, एक कमेटी बैठती है सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में। इस कानून को हम एक तरह से भारत का काला कानून के नाम से भी जानते हैं। क्या है इसमें देखो, अंततः 1919 में क्रांतिकारी एवं अराजकतावादी अधिनियम को 18 मार्च 1919 को पारित किया गया। ठीक है, इसकी अवधि 3 वर्ष रखी गई। कितने वर्ष भाई? 3 वर्ष, ध्यान रखना। इसी रॉलेट एक्ट या काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। काला कानून क्यों? इस विधेयक में यह व्यवस्था थी कि मजिस्ट्रेट किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल में डाल सकता है, साथ ही उसे अनिश्चित काल के लिए जेल में रख सकता है। यानी कोई अपराध नहीं किया हो, लगे कि भाई ये अपराधी है या लगी ये अपराध कर सकता है, तो पता चला उठा के। एक तरह से इन्होंने क्या किया, जो भी क्रांतिकारी थे उनको जेल में डालने का काम, यानी भारत में क्रांतिकारी आंदोलन को समाप्त करने का काम करने के लिए एक्ट लाए। कितने साल के लिए कर सकते थे अपन? 3 वर्ष इसकी अवधि थी। ठीक है, इसी को अपन क्या कहते हैं? काला कानून के नाम से भी जानते हैं। और इसी को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का नाम के नाम से भी हम जानते हैं। देखो यहां पे आ जाएगा आपका, ठीक है, यहां से आएगा एक। तो जैसे मैं कह रहा था कि आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले अपन बात करते इसकी काला कानून जो आप बात कर रहे थे, इसको काला कानून भी कहा गया। साथ में सुनो, मैंने कहा बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून भी कहा गया है। कई बार पूछता है काला कानून किसे कहा गया? रॉलेट एक्ट को। या रॉलेट एक्ट कब आया? 1919 में। या रॉलेट एक्ट समिति कब गठित की? 1917 में। अध्यक्ष कौन था इसका? काला कानून का अध्यक्ष कौन था? सर सिडनी रॉलेट थे। ठीक है, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून किसे कहा गया? रॉलेट एक्ट को कहा गया। और रॉलेट एक्ट की अवधि कितनी रखी गई? 3 साल रखी गई। ठीक है, के नाम से जाना जाता है। इतना अपन ने बता दिया। इसे काला अधिनियम अथवा आतंकवादी अपराध नियम के नाम से भी जानते हैं। इसी समय घटना होती जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। अभी बहुत चर्चा में रहा। पहली बार ब्रिटेन का कोई प्रधानमंत्री भारत में आया था और उसने स्वीकार किया, जो वहाँ पे एक बुक होती है, कई बार अपन किसी फंक्शन में जाते हैं तो देखना एक वहाँ पे पता नहीं क्या बोलते हैं उस बुक को, मैं थोड़ा नाम भूल रहा हूँ। जैसे आप फ्रेंड्स लोग भी कई बार किसी से बुक भरवाते हो, बर्थडे शड्डे जो भी यूँ नाम लिखवाते हो ना, भाई ये वो आपकी पसंद नापसंद सब पता होना चाहिए। वैसे एक बुक होती है विजिटर्स बुक, यूँ मान लो आप। उसमें वो स्वीकार करके आए कि भाई ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है, ये हमारी वास्तव में एक भूल थी या हमारी गलती थी। पहली बार किसी ब्रिटिश प्रधानमंत्री इस बात को स्वीकार किया था। पिछली बार आया था मोदी जी के काल में आया, इसलिए ध्यान में रखना इसको। गांधी जी तथा अन्य नेताओं के प्रवेश पर प्रतिबंध के कारण जनता आक्रोश में थी। यह आक्रोश तब और बढ़ गया जब डॉक्टर सत्यपाल एवं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, देखो 2 लोगों को ध्यान में रखना है, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। होता क्या है, 19 अप्रैल 1919 को, है ना, सही है क्या? हाँ, 19 अप्रैल 1919 को 2 लोगों गिरफ्तार, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के रिहाई के उपलक्ष्य में जलियांवाला बाग में एक हम बड़ी सभा रखते हैं। हालांकि आज तक हमें पता नहीं सभा किसने बुलाई, लेकिन कुछ स्रोतों के आधार पर हम ये बात करते हैं कि हंसराज नामक व्यक्ति ये सभा बुलाता है। और सभा जब होती है तो उस समय 2 आपके व्यक्तियों की चर्चा होगी। यहाँ पर आपने नाम भी सुना होगा। अगर हम इनके जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है उसके लिए 2 व्यक्तियों को हम दोषी ठहराते हैं। वैसे एक कोई नाम आता है, ठीक है, तो वहाँ यहाँ बताएंगे क्यों आता है। सभा बिल्कुल सिंपल तरीके से थी, शांतिपूर्ण तरीके से थी, लेकिन उस जलियांवाला बाग की एक विशेषता ये थी कि एंट्री का भी एक ही गेट था और आपके एग्जिट का भी एक ही गेट रखा था। तो सीधी बात है, 20,000 लोग अगर इकट्ठे हो तो उनको निकलने में भी टाइम लगेगा, सीधी बात है, तो उनको भागने में भी टाइम लगेगा। और चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें थी। इसमें एक कुआं भी है जिसमें कुछ लोगों ने जान बचाने के लिए कुएं में भी कूदे, लेकिन ऊपर नीचे अगर आप कूदोगे तो सीधी बात नीचे मर ही जाओगे, शहीद हो जाओगे। मतलब यहाँ पे मरने का नहीं कहूँगा, शहीद हो जाओगे, सही बात है। तो बहुत लोगों ने कोशिश की। जनरल ओ डायर और जनरल आर डायर, देखो 2 डायर आएंगे यहाँ पे, ध्यान रखना आपको। तो जनरल ओ डायर अलग चीज़ है, जनरल आर डायर अलग व्यक्ति है, मतलब, ठीक है। तो दोषी कौन है उसका भी अपन आगे बताएंगे। और इसको आदेश दे देते हैं आर डायर को। तो कहीं ना कहीं डायर साहब क्या होते हैं, थोड़ा अपनी जॉब को लेकर, नई नई जॉब लगी होती है तो थोड़ा उत्साह हो जाते हैं और उनको लगता है यस मैं ही सब कुछ हूँ। तो वो अपनी टुकड़ी को ले जाते हैं और यहाँ खड़ा कर देते हैं, बोलते जब तक गोलियाँ ख़त्म नहीं हो जाए गोलियाँ चलाओ आप। तो लास्ट में इसको एक तरह से इसकी बहुत ज़्यादा मतलब घटना की हम
एक तरह से निंदा करते हैं, बहुत ज़्यादा इसको देखते हैं। सरकारी सूत्रों के अनुसार हम कहते हैं लगभग 400 लोग मारे जाते हैं, 1200 घायल होते हैं, लेकिन वास्तविक आंकड़े कुछ और थे। तो कोई भी घटना होती है तो कई बार क्या होता है, स्पष्ट आंकड़े कभी भी सरकार नहीं बताती। सेम बात वही थी। ठीक है, गांधी जी ने भी इसका विरोध किया, सबने किया, तो फिर भारतीयों ने एक तहकीकात कमेटी बनाई। हालांकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको मान की तलवार, सम्मान की तलवार देके या ब्रिटेन का शेर कह के वहाँ के अखबारों ने उसको फेमस किया, लेकिन भारतीयों के लिए वो चीज़ नहीं था, इसलिए इसको बताते हैं। तो हत्याकांड को कई बार सवाल सिंपल आपसे यूँ पूछ लेगा, जलियांवाला बाग कहाँ पे, ये आपसे सवाल बन जाता है कई बार, या डेट को लेकर कई बार सवाल बनता है। जलियांवाला बाग, भाई हत्याकांड जो हुआ कब हुआ, ये आपसे डेट पूछ लेता है, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। और कौन सा दिन था, वैसाखी का दिन था, ठीक है, ये ध्यान रखना है ना। तो ठीक है, डेट में शायद अगर कंफ्यूज हूं तो मैं बता देना, कोई दिक्कत नहीं। गांधी जी तथा अन्य नेताओं के प्रवेश पर ठीक है प्रतिबंध था, सही बात है, जनता आक्रोश में थी। यह आक्रोश तब और बढ़ेगा जब डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर द्वारा बिना किसी कारण के 9 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार किया गया। सही बात है, इनको पहले क्या किया, गिरफ्तार किया। कितनी तारीख को, 9 अप्रैल को, ये आपसे नहीं पूछा, 9 अप्रैल को गिरफ्तार किया, ठीक है ना। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को वैशाखी के दिन, सही बात है 13 अप्रैल, ये डेट आपको ध्यान में रखनी है, सॉरी ये डेट आपको ध्यान में रखनी है। वैशाखी का दिन 13 अप्रैल 1919 को दिन था, करीब 4 बजे अमृतसर के जलियांवाला बाग। कहाँ है ये, अमृतसर। कई बार सवाल पूछा, पंजाब है, पंजाब तो वैसे ही बता दोगे आप, लेकिन जगह ध्यान रखना, अमृतसर। जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन हुआ जिसमें करीब 20,000 व्यक्ति इकट्ठे हुए। देखो फिर कह रहा हूं, उस समय 20,000 व्यक्ति को इकट्ठा करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। आज चाहे भारत का प्रधानमंत्री हो, चाहे बड़े से बड़े नेता हो, मैं नाम नहीं लूंगा किसी, चाहे किशनगढ़ के हमारे सांसद हो, चाहे विधायक हो, अगर उनको भीड़ इकट्ठी करनी होती है तो एक लालच देते हैं, भाई तुम्हें खाना खिलाएंगे, घूम के आ जाना, ठीक है, 10 चीजें पैसे देंगे, जो भी हो राजनीति देखो। लेकिन यहां सोचो उस समय यानी 1919 में 20,000 लोगों को इकट्ठा करना अपने आप बड़ी बात है। ऐसा कहा, यह सभा हंसराज नामक व्यक्ति ने बुलाई थी। आज अपन सोशल मीडिया से बुलाए तो 20,000 लोग नहीं आए, हकीकत है उस समय इस व्यक्ति ने ऐसे बुला ली, हंसराज नामक व्यक्ति ने, ठीक है, आता है नाम। जनरल ओ डायर ने, आर डायर जो अमृतसर का प्रशासनिक अधिकारी था। देखो 2 डायर है यहां पे, फिर कह रहा हूं कई लोग कंफ्यूज होते हैं। जनरल ओ डायर पूरे पंजाब का था और आर डायर आपके अमृतसर का। जनरल आर डायर अपनी टुकड़ी के साथ अमृतसर के दरवाजे पर, सॉरी जलियांवाला बाग के दरवाजे पर, माफी चाहूंगा या सुधार करवा दूंगा, खड़ा हो गया और सैनिकों को जब तक गोलियां खत्म न हो जाए गोलियां चलाने का आदेश दिया। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 व्यक्ति मारे गए, 1200 लोग घायल हुए, लेकिन वास्तविक स्थिति कुछ और थी। यहाँ पे 2 चीज आपको ध्यान रखनी, 13 अप्रैल 1919 दोस्तों, कई बार पूछा आपसे, दूसरा अमृतसर ध्यान रखना आपको, और तीसरा जनरल आर डायर ध्यान रखना है। देखो 2 व्यक्ति है, जनरल ओ डायर पंजाब का था उस समय मेन हेड, और जनरल आर डायर आपका अमृतसर का हेड था। गलती किसने की थी, आर डायर ने की थी, लेकिन आदेश किसने दिया, ओ डायर ने, इसलिए तो इतनी हिम्मत बढ़ गई उसमें, ठीक है। जब ये घटना हो जाती है तो सुनिए, जलियांवाला बाग नरसंहार के फलस्वरूप रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि लौटा दी, नाइट की उपाधि वापस। ब्रिटेन क्या होता था, अपने सामंतों को एक नाइट की उपाधि देता था, तो इनको भी एक नाइट की उपाधि दी थी, इन्होंने वापस लौटा तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सर शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्यत्व से इस्तीफा दे दिया। क्यों, उनको लगा कि भाई अंग्रेज क्या कर रहे हैं, एक तरह से क्रूरता कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पे ध्यान रखना, किसने लौटा दी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की उपाधि वापस लौटा दी। अब रिपोर्ट बनती, रिपोर्ट में देखते हैं क्या होता है। एक कमेटी आती है, हंटर कमेटी। फिर कह रहा हूं यहां भी बच्चा कई बार कंफ्यूज होता है, 2 है, एक आपने कहा सर हंटर कमेटी जो हमारे सामने है, और एक बच्चों है हंटर आयोग, जिसको हम हंटर कमीशन के नाम से बोलते हैं। हंटर कमेटी बेटा ध्यान रखना आपकी जलियांवाला बाग की जांच के लिए, हंटर आयोग आपके शिक्षा से संबंधित है 1882 का, आपका ध्यान रखना, दोनों अलग चीज है। तो कई बार क्या होता है हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, जैसे ही नाम आए पता चला हंटर आयोग नाम आया तो भी आपके दिमाग वही चीज, पहले शब्द को देखो कि पूछ किसके लिए रहा है, कमेटी के लिए पूछा है या आयोग के लिए पूछा है। तो सीधी बात है, हंटर कमेटी 1919, सरकार ने व्यवस्था में जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु 1 अक्टूबर 1919 को लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग की स्थापना की, ठीक है। अब मेरी बात को सुनना आप, ये वही हंटर आगे जाके भी, ठीक है, पहले 1882 में शिक्षा के ऊपर, ठीक है, दिया। आपने कहा साहब जिसके नाम, मतलब जिस व्यक्ति को कमेटी का हेड बनाया जाता है, लगभग कमेटी का नाम उसी के नाम से चालू होता है। जैसे एक अभी बहुत कमेटी न्यूज में चल रही है, स्वामीनाथन आयोग, स्वामीनाथन आयोग,
अभी जो किसान लोग जो आंदोलन कर रहे हैं ना, वो इसी आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए कह रहे हैं। भाई कुछ भी हो, इसकी सिफारिश को लागू कर दो। तो किसानों को ऐसा थोड़ी पता है कि इसमें क्या आखिर, लेकिन कहीं ना कहीं जो किसान नेता है उनको पता है कि स्वामीनाथन आयोग में क्या है। स्वामीनाथन आयोग में सबसे अच्छी बात पता है क्या है? सबसे अच्छी बात यह है कि एमएसपी की गारंटी आपको दे रहा है हर फसल पर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। कई बार आपके सवाल बनता है, हाल ही में ज्योग्राफी से हिस्ट्री, हिस्ट्री से ज्योग्राफी में आ गया, ठीक है, लेकिन बता रहा हूं आपको, तो इसलिए कमेटी के हिसाब से मैंने बताया कि आपको हमेशा ध्यान में रखना है इसको, ठीक है। इस आयोग में 8 सदस्य थे, जिसमें 5 अंग्रेज 3 भारतीय थे। लॉर्ड हंटर, जस्टिस रेस्किन, WF राइस, आपसे नहीं पूछेगा, मेजर जनरल सर जॉर्ज पेरो, सर थॉमस स्मिथ, 3 भारतीय, सर चिमनलाल सीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद और जगत नारायण। लेकिन इनकी बात नहीं मानी जाती, सीधी सी बात है, 5-3 जिसका बहुमत होगा अपना आप का आदेश पारित होगा। हंटर कमेटी ने मार्च 1920 में अपनी रिपोर्ट पर से इस रिपोर्ट के अनुसार डायर को निर्दोष साबित कर दिया, भाई कि वो निर्दोष है। डायर को सरकार ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा। देखिए क्या कहा, ब्रिटिश साम्राज्य का शेर। सरकार ने उसे मान की तलवार की उपाधि प्रदान की। पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर को उधम सिंह ने मार्च 1940 में लंदन में हत्या कर दी। हत्याकांड 1919 का, मारा कब? 1940 में। इसका मतलब भाई साहब 20 साल वो इस प्रतीक्षा में लगा रहा कि कब मैं मौका देखूं, कब निपटा दूं। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना है, अगर किसी के मन में आपके प्रति कुंठा हो जाए, अगर आपका दुश्मन, तो ऐसा नहीं कि वो ठीक है दुश्मनी भूल जाता है। इंसान के मन में क्या चल रहा है कोई नहीं कह सकता। अगर आप यहाँ उदाहरण देख लो खुद, 20 साल अगर वो आदमी इंतजार कर सकता है, 21 साल, तो सोचो कोई आदमी कितना भी इंतजार कर सकता है। समझ गए? अगर मन में अगर मेल है, ठीक है, अगर मतभेद है तो चलता है, ठीक है ना। मान की तलवार दी, बता दोगे माइकल और डायर को किसने मारा? उधम सिंह ने मार्च 1940 में लंदन में गोली, लंदन में जाके, यानी सोचो उसको कितनी सुरक्षा दी होगी, फिर भी क्या कर दी? गोली मार दी। ठीक है, ये घटनाएं हुई। अब एक कमेटी आती है, तहकीकात कमेटी, इसको ध्यान में रखना है। तहकीकात कमेटी, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने एक समिति का गठन किया, जिसको अपन क्या बोलते हैं? तहकीकात, जिसके अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन मालवीय। ये ध्यान रखना भाई, तहकीकात कमेटी के अध्यक्ष कौन है? मदन मोहन मालवीय। कब आई ये भी? 1919 में ही। मतलब इसने, कांग्रेस ने अपनी एक कमेटी बैठाई, अन्य सदस्य महात्मा गांधी, ठीक है, मोतीलाल नेहरू, ठीक है, अब्बास तैयब जी, CR दास, पुपुल जयकर, जो भी थे। इस कमेटी ने जनरल डायर को दोषी पाया। ध्यान रखना, इस कमेटी ने क्या किया? जनरल डायर दोषी पाया। सरकार ने जब इस बात पर ध्यान नहीं दिया तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। 3 कारण से गांधी जी असहयोग चलाएंगे, ठीक है। तो गांधी जी के, देखो यहीं पे अब गांधी जी चर्चा में आएंगे, इसलिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन, ठीक है, गांधी जी का असहयोग आंदोलन आगे देखेंगे इसको। जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट और खिलाफत आंदोलन के कारण चलाया, यानी 3 आंदोलनों को जोड़ा, उसके कारण से चलता है, ठीक है ना। इसको अगर अपन आगे देखते हैं, तो अब पहले गांधी जी का अपन क्या करेंगे, एक तरह से इनका जीवन का जो आपका है वो सारा देखेंगे। इसलिए स्वतंत्रता संघर्ष का तृतीय चरण जो है 1919 से 1947 गांधी युग के नाम से भी जाना जाता है। और मैंने कहा था सबसे ज़्यादा सवाल यही, क्योंकि सारे आंदोलन गांधी जी के इर्द गिर्द आपको घूमेंगे, ठीक है। ठीक है, इनके बचपन के बारे में, इनके, ठीक है, क्या परिवार के बारे में या इनके जीवन के बारे में लगभग हर बच्चा जानता है, बट फिर भी अपन बात करेंगे आगे। जैसे हम गांधी जी के बारे में बात कर रहे हैं, 1919 से 1947 तक का चरण, इसको हमने क्या बोला अभी, कि गांधी युग के नाम से भी अपन जानते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्यों सारे जितने आंदोलन होंगे सारे गांधी जी के इर्द गिर्द घूमेंगे। अभी आपको लगेगा ऐसा, बिल्कुल सही बात है। जन्म सब जानते हैं कि 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में। 2 अक्टूबर को हम यूनो की तरफ से एक डे बनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। ध्यान रखना, संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस दिन को घोषित किया था, 2014 या 15 से इसको घोषित कर रखा, थोड़ा मुझे साल याद नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना है, ठीक है। 2 अक्टूबर 1869 का जन्म, पोरबंदर गुजरात, ठीक है। पिता का नाम बेटा करमचंद है, जिनको प्यार से लोग कबा गांधी कहते थे, ठीक है। माता का नाम बेटा पुतलीबाई है, ठीक है, इतना हम जानते हैं। और पत्नी का नाम बेटा कस्तूरीबाई या कस्तूरबाई या कस्तूरबा गांधी भी आप बोलते हो। अब इनकी पत्नी की भी एक दिक्कत थी, जो बेटा आज हर भारतीय महिला की दिक्कत है। क्या? ये एक बार सरोज नायडू को बड़ा बोल रही थी कि आपके भैया तो हमारा ध्यान ही नहीं रखते, हमसे प्यार ही नहीं करते, है ना, पता नहीं इंग्लैंड जाते हैं किसके साथ रहते होंगे, है ना, क्या करते, किसको नहीं देखा के। तो जब ये बात
सरोज नायडू ने वापस महात्मा गांधी से कही कि भाई बा, मतलब भाभी को गुजराती में बा कहते हैं शायद, कि बा ऐसा ऐसा कह रही थी। तो गांधी जी ने वापस कहा कि बा को कहना कि मैं पहले दिन से ही आपका और हमेशा आपका रहूँगा। ठीक है, ये बड़ा मज़ेदार किस्सा इनका। तो गांधी जी के बारे में एक चीज़ आपको कहूँगा, इतने फेमस क्यों हुए, क्योंकि इनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं था। तो एक इनकी किताब भी है, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, उसमें इन्होंने पहले ही पेज पे लिखा है कि ठीक है मैं पढ़ने में बिल्कुल औसत था आपकी तरह के, ठीक है, लेकिन जल्दी शादी हो गई। और उस समय आपको सबको पता है कि शादी क्या बहुत जल्दी हो जाती है, मतलब बाप और बेटा लगभग समान दिखते थे उस समय, इतनी जल्दी शादी हो जाती थी। जब इनकी शादी हुई तो ये अपने पिता के पाँव दबाता। आजकल तो ये कल्चर चला गया, कौन दबाता है पाँव, कोई नहीं दबाता। तो पहले पिता क्या बेटा कह के बुला लेते थे, छोरा आ रहे थोड़ा पग गूंद मारा, ठीक है, ये भी चले जाते थे। तो इन्होंने किताब में लिखा कि जब मैं अपने पिताजी के पाँव दबाता था तो मेरा ध्यान हमेशा उनके पाँव दबाने पर न होकर मेरा ध्यान मेरे वाइफ की तरफ रहता था कि ठीक है कमरे की तरफ कब जाऊंगा, मतलब कब सोऊंगा, समथिंग जो भी हो। तो इनकी कथनी और करनी में कभी कोई अंतर नहीं रहा। बड़े मज़ेदार, मतलब जब अगर मौका मिले तो इनकी किताब को जरूर आप लोग पढ़ना, तो आपको लगेगा। ठीक है, पत्नी कस्तूरबाई, ठीक है, कस्तूरबा बाई भी कहते हैं, कस्तूरबाई कहते हैं। गांधी जी ने 1889 1991 के बीच इंग्लैंड में रहकर क्या किया, बैरिस्ट्री वकालत पास की, और 1893 में ये कहाँ चले गए, दक्षिण अफ्रीका। किसी कहने पे, डॉक्टर अब्दुल्ला के कहने पे जाते हैं, मैं आगे भी चर्चा करूँगा इसका। ठीक है, इन्होंने एक तरह से लॉ किया, आज हम जिसको लॉ बोलते हैं, उस समय बैरिस्ट्री इंग्लैंड में जाके। अब सोचो उस समय 1889-91 में इंग्लैंड में जाके, लंदन में जाके रहना अपने आप में, आज हमारे को हमारी फैमिली वाले पढ़ने के लिए जल्दी से दिल्ली नहीं भेजे, जयपुर नहीं भेजे, यहीं पढ़ लो क्या आप लोग, है ना। तो सोचो पिता की सोच कितनी खुली थी। तो शिक्षा का महत्व क्या होता है, यहीं से सीख जाओ आप लोग, ठीक है ना। आगे चलते, 1893 में दक्षिण अफ्रीका, देखो दक्षिण अफ्रीका में वहाँ भारतीय मुसलमान व्यापारी दादा अब्दुल्ला के कहने पर दक्षिण अफ्रीका चले गए। जब बैरिस्ट्री से पढ़ के आए थे इंग्लैंड से, तो ठीक है गुजरात में थे, तो इनके पिताजी ने बोला ऐसा करो तुम बम्बई चले जाओ। बम्बई गए तो दादा अब्दुल्ला इनको मिले और बोला ऐसा करो यार आप दक्षिण अफ्रीका आओ। क्यों, कि वहाँ पे क्या हमारे एक है ना बहुत ज़्यादा रंगभेद की नीति है, हमारे लिए अलग पास है, वाइट वालों के लिए अलग पास है, हमारे लिए अलग रोड है, उनके लिए अलग रोड है, समथिंग जो भी है। तो गांधी जी जब डरबन से पिटोरिया तक, ये ध्यान रखना बच्चों, अभी पिटोरिया में गांधी जी की प्रतिमा भी लगाई गई है, जिसका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करके आए थे। डरबन से पिटोरिया तक रेल में सफ़र कर रहे थे, तब मैरिट्सबर्ग एक जगह है, मैं उनके साथ भेदभाव हुआ। भेदभाव क्या हुआ, मतलब एक अंग्रेज आया और उसने देखा कि एक इंडियन बैठा है, तो उसने कहा इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, और उन्होंने उसको पकड़ा, गांधी जी के बाल पकड़े, उसमें बाल थे वास्तव में, ठीक है, गंजे तो मेरे तरह बाद में हो गए हो, और उनको 2-4 मतलब शानदार खूब पीटा उनको, और उनको बाहर फेंक दिया उठा के। गांधी जी तब लगा कि वास्तव में यहाँ भेदभाव है, पहले नहीं लगा उनको। इस घटना ने गांधी जी का वास्तव में जीवन की दिशा बदल दी। तो घटना मैरिट्सबर्ग, एक जगह ध्यान रखना, डरबन से पिटोरिया। अभी दक्षिण अफ्रीका राजधानी पिटोरिया भी है, 3 राजधानी मानी जाती है दक्षिण अफ्रीका, कैपटाउन, पिटोरिया और एक और राजधानी है, मैं नाम बोल रहा हूँ, 3 राजधानी है उनकी, एक आर्थिक राजधानी, एक राजनीतिक, एक वैसे। इस घटना ने गांधी जी के जीवन की दिशा, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सन 1894 ईस्वी में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। ठीक है, स्टार्ट हो गए अपने राजनीतिक एक तरह से जीवन के लिए 1894 में। इसके अतिरिक्त अपने जर्मन दोस्त कालेनबाख की मदद से टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की। लियो टॉलस्टॉय बहुत फेमस व्यक्ति है, आगे पढ़ेंगे, ये इनसे प्रभावित भी थे। 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना, फिर इन्होंने एक नए आश्रम की स्थापना की। देखो 2 चीज़, पहले 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना, ठीक है, फिर कालेनबाख की मदद से टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना, 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना। यहीं पर श्रीमद् भगवद गीता, ये सवाल आपके रीट में पूछा हुआ है, सेकंड ग्रेड पूछा, रस्किन बॉन्ड ध्यान रखना, और तीसरा टॉलस्टॉय के ग्रंथों का अध्ययन किया और इनसे प्रेरित हुए। ये सवाल आया हुआ कि गांधी जी किस किस किताब से आपके प्रेरित हुए थे। तो 3 लोगों से बेटा, पहला श्रीमद् भगवद गीता, दूसरा बच्चा रस्किन बॉन्ड, और तीसरा टॉलस्टॉय। तीनों को आपको ध्यान में रखना है कि अध्ययन के उनसे प्रेरित होते हैं। ठीक है, ये सवाल पूछा हुआ, रीट में पूछा हुआ, सेकंड ग्रेड पूछा, कई जगह पूछा हुआ, प्रेरित हुए। ठीक है,
अवज्ञा आंदोलन, जिसे सत्याग्रह नाम दिया, गांधी जी ने सर्वप्रथम इसका प्रयोग 1906 में पहली बार दक्षिण अफ्रीका में ही किया। समझ गए? जिसको हम सत्याग्रह बोलते हैं उसका पहली बार प्रयोग कहाँ किया? दक्षिण अफ्रीका में। कब किया? 1906 में। सत्याग्रह का सिंपल अगर हिंदी में करें, सत्य के लिए आग्रह करना। बट वास्तव में इसमें ऐसा है, ये तो हमने संधि विच्छेद कर दिया भाई, ठीक है। वास्तव में ये है कि अगर आपको लगता है आप सही है और आप सामने वाले को उसकी गलती बता रहे हैं बिना किसी परिणाम की चिंता की, जैसे सपोज पिताजी गलत है, पिताजी सपोज स्मोकिंग करते हैं, आपने कहा बाबा आप गलत हो यार, आप स्मोक करते हो, बहुत स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो सोचो पिताजी क्या कहेंगे आपको, कि तू मुझे सिखाएगा या मैं तुझे सिखाऊंगा? तो वही चीज़ है। और अगर उनका मूड खराब हुआ तो दो आपको चाटे और मिलेंगे। तो गांधी जी का यही था सत्याग्रह, मतलब सामने वालों को उसकी गलती बताना बिना किसी परिणाम की चिंता किए, चाहे वो आपको एक थप गाल पे मारे, चाहे दो गाल पे मारे, चाहे आपको लात मारे, चाहे गुस्सा मारे। यही था वास्तव में सत्याग्रह। 1909 ईस्वी में लिखित पुस्तक हिंद स्वराज में स्वराज की व्याख्या भी करते हैं, ठीक है, पहली बार। और 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी भारत आते हैं, ध्यान रखना बेटा। इसलिए 9 जनवरी को हम अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में भी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्रवासी दिवस एक तरह से बनाते हैं। और अभी आपने प्रवासी दिवस बनाया गया है, तो उसमें किस किस व्यक्ति को ऐसे मतलब प्रवासी सम्मान मिला है? कोई राजस्थान का भी कोई है, नहीं है? मेन चीफ गेस्ट कौन सा था, उसको भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान में रखना है, सवाल बनता है। तो गांधी जी कब आए? 9 जनवरी 1915 को। अब देखो गांधी जी की बड़ी अच्छी बात थी, जीवन में आपको भी सीखना चाहिए। जीवन में 3 तरह के लोग होते हैं, आप कौन से देखना। एक जो समस्या है, सपोज कोई समस्या है और उस समस्या पर केवल गाता रहता है। सपोज जैसे बाहर आपकी नाली बंद है, अरे यार हमेशा नाली बंद ही रहती है, हमेशा कीचड़ ही कीचड़ रहता है, गंदगी गंदी रहती है, लेकिन वो कुछ करेगा नहीं, केवल मतलब समस्या पे रोएगा। दूसरा बेटा ऐसा व्यक्ति जिसको कोई लेना देना, ठीक है कीचड़ है, नाली है, पता है, डेली रहता है, वो अपने हाल में मस्त है, उसको कोई ले, क्यों? उसको पता है कुछ नहीं होना, छोड़ दो, अपने बस की बात ही नहीं है। और तीसरा बेटा जिसको समस्या दिखी और उसने उसका क्या किया? समाधान करने का कोशिश किया। तो जैसे आपने कहा भाई नाली कीचड़ से ठीक है, तो पता चला अपनी पावड़ा लेके भाई ठीक है नाली को साफ सुथरा कर दिया है, सही कर दिया ताकि पानी आगे बढ़ सके, ठीक है। तो 3 लोग होते हैं बेटा जीवन में, तो 3 में से आप कौन सा आप खुद देख सकते हो। तो यहीं पे गांधी जी क्या बड़े इत्मीनान से 1915 में तो भारत पे आए बच्चा, और पहला आंदोलन कब स्टार्ट किया? 1917 में। मेरी बात सुनना, सॉरी, 1917 में किया इन्होंने, यानी 3 साल 15, 16, 17 क्या किया बेटा? ये केवल घूमे, भारत भ्रमण किया और भारत में देखा कि समस्याएं क्या है वास्तव में। ऐसा नहीं आते ही भाई राजनीतिक आंदोलन में कूद गए, ये चाहते 1916 में भी कूद सकते थे, लेकिन इन्होंने पहले समस्याओं को देखा, फिर देखा कि समस्याओं का समाधान कैसे कर सकते हैं या क्या क्या मैं कर सकता हूं, उसके बाद ही ये शामिल हो, पहले नहीं होंगे। इसलिए देखना अच्छा है, और जितने नेता थे उतने फेमस नहीं जितने गांधी जी हुए, ठीक है। इसका एक रीजन, 9 जून 1915 गांधी जी भारत आए और गोपाल कृष्ण गोखले को राजनीतिक गुरु बनाया। सिंपल क्वेश्चन कई बार बन जाता है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन है? भाई गोपाल कृष्ण गोखले। 9 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। गांधी जी प्रारंभ में ब्रिटिश सरकार के पक्ष में थे, क्यों? ये चाहते थे कि ठीक है भारत का क्या हो, विकास हो, इसी बहाने हम राजा महाराजा वाला शासन नहीं चाहते, अंग्रेज आए तो कुछ मॉडर्निटी लाएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, ठीक है। नहीं, धीरे धीरे इनका मन बदल जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के समय गांधी जी ने लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया। कुछ लोग उन्हें भर्ती करने वाला सार्जेंट भी बोलते हैं बच्चा, ध्यान रखना, इनकी एक उपाधि दी गई, भर्ती करने वाला सार्जेंट। कहने लगे 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना कर दी। कब की साबरमती आश्रम की स्थापना? 1916 में। कौन सी नदी यहाँ पर? साबरमती नदी है, ठीक है, इसलिए की स्थापना की। और अप्रैल 1917 में बिहार में स्थित चंपारण जिले में किसानों पर किए जा रहे अत्याचार के विरुद्ध आंदोलन चलाया, जो चंपारण आंदोलन के नाम से मशहूर है, जिसको हम चंपारण किसान सत्याग्रह भी कहते हैं। कब चलाया? अप्रैल 1917 में, ठीक है। तो ये सिंपल सा एक गांधी जी के जीवन का है भाई, ठीक है। आए, उन्होंने अपना आश्रम भी बनाया 1916 में, पहले अंग्रेजों के पक्ष में थे, भर्ती करने वाला सार्जेंट भी बोला। अप्रैल 1917 में उन्होंने एक तरह से आपके चंपारण सत्याग्रह चलाया। यहीं से गांधी जी का वास्तव में स्टार्ट होता है, चंपारण सत्याग्रह से राजनीतिक जीवन। मार्च 1917, ठीक है बेटा, ध्यान रखना इसको। एक्चुअल अगर बात करें
गांधी जी के सत्याग्रह का पहला बड़ा प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण जिले में किया। यहाँ नील के खेतों में काम करने वाले किसानों पर यूरोपीय मालिक बहुत अधिक अत्याचार करते थे, खुद किसानों पे ही करते थे। ध्यान रखना, किसानों को अपनी जमीन के कम से कम 3/20 भाग, बेटा ध्यान रखना, इसलिए इस पद्धति को क्या बोलते हैं? 3 कठिया पद्धति। 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था कि आपको करनी पड़ेगी, तथा उन मालिकों द्वारा तय दामों पे उन्हें बेचना पड़ता है। यहाँ तक कि खेती भी वही करवाते और ये कहते कि भाई देख, जिस दाम पे हम खरीदेंगे उसी दाम पे आपको बेचना पड़ेगा। तो एक तरह से क्या होगा? किसानों पर अत्याचार। इस अत्याचार को बेटा बोलते 3 कठिया पद्धति। 3/20 भाग का बिहार चंपारण में। तो किसान बहुत परेशान थे। किसान परेशान थे तो उसी समय ये जैसे गांधी जी, ठीक है थोड़ा फोटो स्पष्ट नहीं है, चंपारण जा रहे, पहले इनको मना कर देते हैं, तो सुनना आगे, ठीक है। होता ऐसा क्यों है? 19वीं शताब्दी के अंत तक जर्मनी के रासायनिक रंगों के नील बाजार को लगभग समाप्त कर दिया। जर्मनी में एक तरह से क्या होने लग गया बच्चों? रासायनिक नील बनने लग गए। अब रासायनिक नील बनने लगी तो प्राकृतिक नील क्या हो गई? खत्म हो गई, वैल्यू कम हो गई। जैसे आजकल भी आप देखना, नील की बजाय है ना उजाला एंड रॉबिन समथिंग समथिंग नई चीज। पहले क्या ऐसी नील आती, कपड़े करते तो वो कहीं लगती कहीं नहीं लगती। शर्ट वाइट शर्ट होता, अगर सही से नहीं करते कहीं लग जाती कहीं नहीं लगती। और आजकल 2 बूंद डालो, ठीक है भाई आपका कपड़ा एकदम चकाचक है। तो वो क्या है? रासायनिक है। तो रासायन ने क्या कर दिया? सिंपल नील जो आपकी होती है उसको खत्म कर दिया। किसानों क्षेत्र में क्या हो गया? संकट उभर गया। और फिर भी आपको जबरदस्ती क्या करना है? उगानी है। तो बेटा यहां सुनना, 1917 ईस्वी में चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल है, इस व्यक्ति का नाम ध्यान रखना है। ये गांधी जी से मिलता है। गांधी जी से लखनऊ में भेंट की और चंपारण आने का आग्रह किया। कहा गांधी जी चंपारण चालना है। क्यों, कहीं हो गया? कभी सीधी बात, हमारे बड़े किसान बहुत परेशान है यार के। कौन कहता है बेटा ऐसा? राजकुमार शुक्ल कहता है। गांधी जी कहता है ठीक है भाई चलते हैं वहाँ के, ठीक है। जैसे स्टार्ट होते हैं तो चंपारण में गांधी जी के आगमन का वहाँ के कमिश्नर ने क्या किया? विरोध किया कि नहीं भाई आपको हम एंट्री। क्यों? उनको पता था ये पढ़ा लिखा आदमी अच्छा है। अंततः अनुमति मिल गई। चंपारण में गांधी जी के सहयोगी कौन कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, ध्यान रखना यहीं पे जुड़ते हैं। जेबी कृपलानी, ये भी यहीं पे जुड़ जाते हैं। महादेव देसाई, ये भी यहीं जुड़ते हैं। मजरुल हक यहीं जुड़ते हैं। नरहरि पारिक और ब्रजकिशोर आदि सभी 7 हो गए, इनके सहयोगी थे। तो कई बार आपसे ऐसा सवाल बनता है कि भाई चंपारण के दौरान गांधी जी के कौन कौन सहयोगी थे? फेमस व्यक्तियों जरूर ध्यान, राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई को आपको जरूर ध्यान में रखना। भले ठीक है बाकी और याद रहे आपको नहीं रहे, ठीक है। आंदोलन चलता अपने स्तर पे। आगे देखिए, गांधी जी बड़े अच्छे थे। सरकार ने एक आयोग का गठन किया और गांधी जी को आयोग का सदस्य बनाया गया। अंततः यूरोपीय निलय किसानों को 25% राशि वापस लौटाने को तैयार हो गए। भाई ठीक है, हमने जो भी छीना 25% हम वापस दे देंगे। गांधी जी ने इसे स्वीकार कर लिया। इस प्रकार गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला सत्याग्रह क्या हुआ? सफल रहा। हालांकि इसका कई लोग विरोध करते हैं। देखो कैसे, एनजी रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही इन्हें महात्मा की उपाधि दी। तो इसी बात ध्यान रखना भाई, महात्मा की उपाधि कौन देता है? रविन्द्रनाथ टैगोर देता है। कब देता है? चंपारण सत्याग्रह के दौरान। अब देखो इनका विरोध क्यों होता है भाई? कुछ लोग कहते हैं आपने 25% राशि क्यों ली, सारा लेना चाहिए। तो बेटा जिंदगी में एक चीज ध्यान रखना बच्चों, अगर आप किसी को थोड़ा सा झुका लोगे ना, पक्का फिर आप उसको और झुका सकते हो। तो एक बार गांधी जी को पता था कि अंग्रेज जल्दी से मेरी बात मानेंगे नहीं, बट कहीं ना कहीं अगर थोड़ा सा मैं झुका लूंगा तो मैं आगे और झुकाने की हिम्मत रखूंगा। और अंग्रेज ये जानते थे कि अगर हम एक बार गांधी जी के सामने झुक गए तो ये बार बार झुकाएगा। एग्जाम्पल, सपोज आपको उन्हें घर वाले परमिशन नहीं देते बेटा, भाई कोई नाइट पार्टी हो या पता चला कुछ प्रोग्राम हो, तो पता चला आपने मम्मी को कह के, भाई अगर बच्ची हुई गुड़िया हुई तो पापा से बोलेगी, और अगर लड़का हुआ तो मम्मी से बोलेगा। क्या मतलब? सिफारिश लगाएगा। समझना मेरी बात को। अब भाई जो लड़का हो गया, मम्मी है ना मेरे दोस्त की पार्टी है, पापा को समझाओ ना यार, थोड़ा सा कह दो ना आज ठीक है। बाई चांस पापा ने परमिशन, तो पापा क्या कहेंगे? ठीक है बेटा चला जा, कौन कौन तेरे साथ है ना, मेरी बात करा देना और ठीक है टाइम से वापस आ जाना। एक बार अगर बच्चा बाहर निकल गया तो फिर उससे बार बार निकलने का क्या हो जाएगा? फिर वो सोच लेगा अब के और मैं काम करा सकता हूँ, कि एक बार पापा मान गए बार बार मान जाएंगे। ये फैक्ट है। गांधी जी यही चाहता था कि एक बार अंग्रेज झुके तो मैं उनको 10 बार झुकाऊं। ये हमेशा ध्यान रखना, जिंदगी का फंडा है। इसलिए क्या होता है, जैसे मैं कहीं
मतलब महिलाओं कहता हूँ, कई बार क्या होता है हम सोचते हैं ना कि भाई महिलाओं पे अत्याचार होते हैं या महिलाओं पे ठीक है भाई, कई जगह उनका ठीक है दमन भी होता है एक तरह से, ठीक है, कहीं ससुराल पक्ष में अपन देखते हैं कि बहुत प्रताड़ित भी होती है। उसका रीज़न है महिलाएं खुद झुक जाती है। एक बार वो मौका दिया, फिर क्या होता है ससुराल वाले सिर पे चढ़ जाते हैं। तो क्या करना है बच्चों, मौका नहीं देना है। अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ जाके ससुराल वालों से लड़ना है अपन को, नहीं, अपन को मतलब ऐसी कोई बात स्वीकार नहीं करनी जिससे आपको लगे भविष्य में जाके कि आपका क्या हो सके, शोषण हो सके। जहाँ बोलना हो चाहिए वहाँ बोलना आपको जरूर चाहिए। जैसे अगर लगे कि बोलने की यहाँ जगह है तो मुझे बोलना चाहिए, तो बोलो बेटा। अगर विरोध नहीं करोगे तो आपको क्या होगा, धीरे धीरे आपको ऐसे ठीक है ऐसे 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 फिर आप पे क्या होगा, धीरे धीरे अत्याचार बढ़ता जाएगा। इसलिए तो अत्याचार प्रारंभ करने से पहले ही आप अगर आवाज़ उठा लोगे तो अत्याचार नहीं होगा। गांधी जी खुद कहते थे अत्याचार करने से ज़्यादा अत्याचार को सहने वाला क्या है, अपराधी एक है। ठीक है, वो भी अहिंसा की बात करेंगे, अहिंसा का पुजारी, लेकिन क्या करेगा, हिंसा की बात आगे पढ़ेंगे, इसको देखना आप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, महात्मा की उपाधि दी, ठीक है। और विरोध किसने किया था, एनजी रंगा ने किया। कितनी प्रतिशत राशि लौटाई, 25% राशि लौटाई। ठीक है, इस प्रकार देखा जाए तो गांधी जी का भाई पहला किसान सत्याग्रह फेमस। अब देखो एक चीज यहां पर, अगर पूछ ले भारत का पहला किसान सत्याग्रह तो चंपारण, ये किसानों का पहला भाई सत्याग्रह तो भी चंपारण, लेकिन पूछे भारत का पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह तो खेड़ा करना। आपको जैसे वास्तविक नाम आए तो खेड़ा करना है, सिंपल किसान सत्याग्रह आए तो आपको चंपारण करना है, आगे आएगा खेड़ा। अगला अहमदाबाद का मजदूर आंदोलन। चंपारण की सफलता के बाद गांधी जी का अगला प्रयोग फरवरी 1918 में। कई बार इनका क्रम पूछता है दोस्तों, तो देखो चंपारण आपने कहा सर मार्च में आया, ठीक है, 1917 में आया, कोई बात नहीं, यहां तो क्रम में आपको टेंशन नहीं आएगी। लेकिन फिर आपको अहमदाबाद सुनना दोस्तों, और फिर बेटा आपको खेड़ा, दोनों में दिक्कत, ये भी 1918 है और ये भी 1918 है। अब पहला कौन सा सीधी बात, ये फरवरी में होता है वो मई में होता है, तो पहले ये उसके बाद ये। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। फरवरी 1918 ईस्वी अहमदाबाद के कॉटन टेक्सटाइल मिल में मिल मालिक और मजदूरों के बीच मजदूरी बढ़ाने के सिलसिले में चल रहे विवाद में हस्तक्षेप करते गांधी जी। ठीक है, यहाँ का विवाद क्या था बेटा, प्लेग बोनस को लेकर था। क्या होता है, बात 1918 की, 1914 में प्रथम विश्व युद्ध आ जाता है, सबको पता है। तो विश्व बेटा युद्ध हमेशा क्या आता है, महंगाई लेके आता है, ये ध्यान रखना आप। कभी भी अगर आप घर पे भी कोई लड़ाई करते हो ना पड़ोसी से, तो ये मान के चलना ऐसा नहीं कि उसको हानि हुई, आपको भी हानि होगी बेटा। तो युद्ध हमेशा क्या होता है, बर्बादी ही लेके आता है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ तो बेटा क्या होगी, महंगाई बहुत ज़बरदस्त बढ़ गई उस समय बेटा। ठीक है, कंपनी जो मिल मालिक था उसमें प्लेग भी फैल गया, तो एक बोनस के रूप में मजदूरों को देने लग गया। मालिक 20% देने को तैयार था, और जबकि बेटा जो मजदूर थे 50% मांगने को तैयार थे। अहमदाबाद में जब प्लेग की समाप्ति हुई तो मिल मालिक बोनस को समाप्त करना चाहते थे, बोला नहीं अब भाई ठीक है खत्म। लेकिन अब मजदूर पता था वर्ल्ड वार के कारण क्या हो गई, महंगाई बढ़ गई, तो हमें तो भाई आवश्यकता है। मजदूर ने इसका विरोध किया, गांधी जी ने मजदूरों को हड़ताल पर जाने को कहा, पहली बार ध्यान रखना, और यह घोषणा की उन्हें 35% बोनस मिलना चाहिए। भाई अभी भी चाहिए 35, कितना, 35%, जबकि मिल मालिक कितना देने को तैयार था, 20%। ठीक है, गांधी जी ने कितना बोला, 35, और मजदूरी मांग क्या थी, 50%। तो बोला कि ठीक है एक काम करो तुम हड़ताल पे चल जाओ। अब देखो बेटा, गांधी जी अनशन पर बैठ गए, तब मिल मालिकों ने यह मामला न्यायाधिकरण को सौंपने के लिए कहा। अंततः न्यायाधिकरण ने 35% बोनस मिलना चाहिए क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध से महंगाई बढ़ गई, स्वीकार कर। इस संघर्ष में अम्मालाल साराभाई की बहन अनुसुईया बेन गांधी जी की मुख्य सहयोगी रही, जबकि उनके भाई अम्बालाल साराभाई गांधी जी के दोस्त हुए भी उनके विरोधी थे। क्यों, कि वो मिल मालिक थे। तो यानी सोचो ये व्यक्ति क्या कर रहा है, अपने दोस्त के खिलाफ भी जा रहा है। आज अपने दोस्त अगर कोई काम हो तो अपन खिलाफ नहीं जाएंगे, नहीं कभी नहीं जा सकते, लेकिन इसलिए इसको कहते हैं कि भाई कहीं ना कहीं इसका है। और यहीं पे बेटा एक फैक्ट आपको, गांधी जी ने पहली बार यहीं पे सबसे पहले भूख हड़ताल की थी, ध्यान रखना, अहमदाबाद के मजदूर मिल आंदोलन। कभी आ जाए भूख हड़ताल सबसे पहले कहाँ, अहमदाबाद के मजदूर मिल आंदोलन में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी कर लोगे आप, यहाँ से सवाल बना। तो अगला है खेड़ा सत्याग्रह आपका, कौन सा, खेड़ा सत्याग्रह। यह गांधी जी का पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह, ये मैंने वर्ड यूज कर लिया बच्चों, ध्यान रखना इसको। ठीक है, हालांकि पहला किसान सत्याग्रह था, ठीक है, एक तरह से देखा जाए तो, है ना, चंपारण पहला था। ठीक है, हालांकि चंपारण पहला किसान सत्याग्रह था। टेक्निकल टीम कई बार क्या गलती हो जाती कोई। गांधी जी ने 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों की फसल नष्ट हो जाने के बावजूद
बेटा ये सवाल पूछा हुआ है कि खेड़ा किसान सत्याग्रह क्यों किया गया? फसल नष्ट हो जाने के बावजूद भी, लगान में छूट न दिए जाने के बावजूद सरकार के विरुद्ध किसानों का साथ देता है। ठीक है भाई, सीधी बात है। पता चला आपके क्या हो गया, अकाल पड़ गया, इसके बावजूद क्या कर रहे हैं, फसल नष्ट हो गई, फिर भी आपको क्या नहीं कर रहे, लगान में छूट नहीं दे रहे। ठीक है, उन्हें राय दी कि जब तक लगान में छूट नहीं मिलती वे लगान देना बंद कर दे। गांधी जी ने काम किया क्या, एक काम करो, जब तक आपको अंग्रेज सरकार छूट नहीं देता तब तक कोई भी किसान लगान नहीं देगा। ठीक है, सारे किसान उनकी बात मानते। ठीक है, गांधी जी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया के सदस्य विट्ठल भाई पटेल के साथ वहां पर पहुंचते, कहाँ, खेड़ा में। तो इसी मतलब विट्ठल भाई पटेल उनके सहयोगी थे, किसमें, खेड़ा आंदोलन में। ठीक है, जैसे यहाँ पे जा रहे हैं, खेड़ा में जा रहे हैं गांधी जी, ये रहा, गांधी जी टुक ओवर द लीडरशिप ऑफ द खेड़ा सत्याग्रह इन मार्च 1918। यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना मई आएगा बच्चों, वैसे ठीक है इसने मार्च का रखा है, मई ज़्यादा अच्छी किताब मई दे रखा है। और मैंने इससे पहले आपको बता दिया, खेड़ा से पहले कौन सा था, अहमदाबाद, वो आपका फरवरी 1918। नो डाउट उसके बाद ही आ रहा है, उसके पहले नहीं। ठीक है, तो अपन इसी बहाने कंफ्यूज। अंत में सरकार ने आदेश दिया कि लगान उन्हीं किसानों से वसूला जाए जो वास्तव में इसका भुगतान कर सकते हैं। अतः गांधी जी ने संघर्ष वापस ले लिया। ठीक है बच्चों, यानी जो दे सकता है। अब एक बात बताओ, जैसे आप लोग बच्चे लोग हो, क्लास लेने आए हो, अब आप सब आंदोलन कर दो हम तो फीस नहीं देंगे, सर कहते चलो जो फीस दे सकता वही दे, तो आप दोगे क्या? कोई नहीं देगा, मन से कोई नहीं देता बेटा। ठीक है ना, जब तक आपसे वसूला नहीं जाए तब तक। तो यहाँ तो ठीक है भाई, सरकार ने बोलिए जो दे सकता है। आपको पता 10 में से एक ने दिया, वो भी कितना, जैसे अब सपोज मैं हूँ, मैं ठीक कमा सकता हूँ, मैं सोचा यार 10,000 फीस है, कोई बात नहीं सर को, भाई सर मैं तो देखो 2,000 दूंगा। कोई किसी ने बोला सर 500 दूंगा, किसी ने बोला सर 1,000 दूंगा, तो सर को ही लगा जो आए वही अच्छा है, कुछ ना आने से तो कुछ तो आ रहा है। सेम अंग्रेजी को ये लगा ठीक है जो आ रहा है वो ठीक है। ठीक है, गांधी जी ने संघर्ष वापस। खेड़ा आंदोलन में गांधी जी के साथ वल्लभ भाई पटेल जुड़ गए, ध्यान रखना, इंदुलाल याग्निक यहीं पे जुड़ते हैं, ये भी ध्यान रखना। और इससे पहले मैंने आपको विट्ठल भाई पटेल भी मैंने आपको बताया, देखो पटेल जितने हैं सब आपको पता है, सब गुजरात के, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, इन 3 आंदोलनों के अनुभवों ने गांधी जी को जनता के घनिष्ठ संपर्क में ला दिया और वे जीवन भर उनके हितों की सक्रिय रूप से रक्षा करते रहे। वे वास्तव में भारत के पहले ऐसे राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने अपने जीवन और जीवन पद्धति को साधारण जनता के जीवन से एकीकृत कर लिया था। ठीक है ना, वो अलग नहीं थे, मतलब सिंपल कोई भी व्यक्ति उनसे मिल सकता था, सीधी बात है बात कर सकता था। ऐसा आज अपन अगर किसी नौकरी में लग जाए तब भी हम जल्दी से लोगों से मिलना बंद कर देते, ये स्थिति हमारी। जल्दी वे गरीब भारत, राष्ट्रवादी भारत, विद्रोही भारत के प्रतीक बन गए। गांधी जी के 3 दूसरे लक्ष्य भी थे बेटा, जिनको जान से प्यार है। पहला, हिंदू मुस्लिम एकता, कुछ भी हो जाए देश में एकता नहीं टूटनी चाहिए हमारे बीच। दूसरा, छुआछूत विरोधी संघर्ष, यानी हमारे को SC ST वर्ग जो भी है उनको क्या करना, समाज की मुख्य धारा में लाना है, उसको समाप्त करना था छुआछूत को। तीसरा, देश की स्त्रियों की सामाजिक स्थिति को सुधारना, महिलाओं का सशक्तिकरण, जो आज भी मुझे लगता है ये ज्वलंत समस्या है बेटा, महिलाओं को सशक्तिकरण हो ही नहीं पाया अभी तक। इसलिए हमने क्या किया, उनको आरक्षण प्रदान किया कि भाई ठीक है, उनको और अधिकार दिए ताकि आप समझो इस बात को कि भाई आपको ठीक है आगे बढ़ना है। तो अब ठीक है, सही बात है, पहले तुलना में आज हम काफ़ी कुछ चेंज हुआ है, बट फिर भी बहुत कुछ चेंज होने की यहाँ पे देखो गुंजाइश अभी भी। ठीक है, 3 लक्ष्य भी इनके ध्यान में रखना आपको। अब इसी बहाने खिलाफत आंदोलन, मैंने कहा था 3 चीज हुई थी। पहला आपने बोला रॉलेट एक्ट, एक तो, दूसरा मैंने कहा जलियांवाला बाग, ठीक है, और तीसरा आपने कहा भाई खिलाफत आंदोलन। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया बेटा, खत्म होने से पहले सुनना, अंग्रेजों ने तुर्की से एक प्रॉमिस किया था कि भाई भारतीय मुसलमानों ने एक प्रॉमिस दिया कि देखो हम युद्ध में तभी शामिल होंगे जब हमारे तुर्की के खलीफा को आप कुछ भी नहीं करेंगे। तो तुर्की के खलीफा, और उस समय बेटा जो खलीफा थे ना तुर्की के, पैगंबर मोहम्मद के बाद सबसे बड़े धार्मिक गुरु थे इस्लाम धर्म के। तो भारतीय मुसलमानों ने क्या किया बेटा, एक प्रॉमिस लिया अंग्रेजों से। मेरी बात को ध्यान रखना, जिंदगी में जब तक काम नहीं होता तब तक ही व्यक्ति प्रॉमिस को कीप रखता है, उसके बाद भूल जाता है कौन सा प्रॉमिस, रवाना भाई। ठीक है, जब तक उसको गरज होगी तब तक, जब तक जरूरत हो तभी प्रॉमिस। ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात को। यहां भी यही हुआ, जैसे ही बेटा वो अपने प्रॉमिस से दूर हुए तो खलीफा यानी प्रॉमिस से दूर, तो एक आंदोलन चल गया, कौन सा, खिलाफत आंदोलन। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन एवं तुर्की के मध्य एक संधि होती बेटा, सेवर्स की संधि।
इस संधि से तुर्की के सुल्तान के समस्त अधिकार छीन लिए गए, यानी खलीफा के सारे अधिकार छीन लिए। संसार भर के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को अपना खलीफा मानते थे। बात वही, प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के खिलाफ अंग्रेजों की इस शर्त पर सहायता दी कि वे भारतीय मुसलमानों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करें, साथ उनके धर्म स्थलों की रक्षा करें। सही बात है भाई, पहली शर्त आ गई भाई, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी वो, परंतु युद्ध के पश्चात इंग्लैंड सरकार अपने वायदे से मुकर गई और भारतीय मुसलमान ब्रिटिश सरकार की क्या हो गए, खिलाफ हो गए। खिलाफ होने से कौन सा आंदोलन चला, खिलाफत आंदोलन चलता है। एक सेवर्स की संधि ध्यान रखना, देखो दो संधियां बहुत न्यूज में रहती है, एक जर्मनी के साथ थी वर्साई की संधि। अगर आपने थोड़ा बहुत विश्व इतिहास पढ़ा होगा, वर्साई की संधि वो संधि थी, कहते हैं कि उसमें ऐसे बीज थे जो आगे 20 साल बाद फिर वापस दूसरा विश्व युद्ध खड़ा कर देता है। यह हकीकत है। अगर आपका कोई दुश्मन है तो उस दुश्मन को इतना भी मतलब परेशान मत करो कि वो वापस आपके खिलाफ क्या मतलब खड़ा हो और आपको बर्बाद करने की सोचे। जर्मनी को उस समय इतना तोड़ा गया था बेटा इस वर्साई संधि के तहत कि जर्मनी वापस खड़ा हुआ, सिर्फ एक उसमें था कि मुझे फ्रांस और ब्रिटेन को क्या करना, बर्बाद करना, बदला लेना है कि। तो उस समय एक संधि तो वो फेमस थी बेटा, एक ये सेवर्स की संधि फेमस है अपने लिए। ठीक है, कभी आ जाए यूं ही तो ध्यान रखना उसको। अंततः 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया, अधिवेशन, और गांधी जी को इसका क्या बना दिया बेटा, अध्यक्ष बना दिया। अब सोच लो, मैंने कहा ना हिंदू मुस्लिमों की एकता, गांधी जी को मौका मिल गया कि ठीक है क्या करें, मुस्लिमों को भाई अपने साथ जोड़ लें, ये अध्यक्ष बन जाता है। गांधी जी के सुझाव पर असहयोग एवं स्वदेशी की नीति अपनाई गई। 1918-19 के मध्य भारत में खिलाफत आंदोलन, मौलाना मोहम्मद अली, बेटा इसको डायरेक्ट मैं बोलूं तो सुनना मेरी बात को, अली बंधु अगर आ जाए कभी तो सिंपल याद रखना, अली बंधु। खिलाफत आंदोलन को नेतृत्व किसने दिया बेटा, अली बंधु। मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली, ठीक है, हकीम अजमल खां, हसरत मोहानी एवं अबुल कलाम आज़ाद के सहयोग से जोर पकड़ता है। मुस्लिम लोग तो थे ही, लेकिन साथ में गांधी जी भी इनके साथ था। तो दो बंधु बेटा ध्यान रखना, मोहम्मद अली और शौकत अली। ठीक है, गांधी जी के कहने पर एक शिष्टमंडल डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में कहा जाता है वायसराय से मिलने इंग्लैंड गया। गांधी जी खुद भेजते हैं, वो जानते थे कि ये असफल होगा शिष्टमंडल, लेकिन बेटा क्या होता है, लोगों को ये बताने की देखो कि अपन ने बातचीत करने के लिए भेजा फिर भी अपनी बात नहीं मान रहे, तो आंदोलन क्या होगा, और तेज होगा। गांधी जी इस मुद्दे को बुनाना चाहते थे बेटा। ठीक है, तो कभी आ जाए किसकी अध्यक्षता में गया बेटा, डॉक्टर अंसारी। उससे पहले आपके मोहम्मद अली, शौकत अली की अध्यक्षता में भी एक आयोग गया, वो भी निराशजनक लौटा। यह आ जाएगा आगे। मार्च 1920 में मौलाना शौकत अली, मोहम्मद अली के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल फिर इंग्लैंड गया बेटा। तो ये भी क्या हो गया, परंतु ये दोनों दल लक्ष्य की प्राप्ति में असफल, यानी डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में गया वो भी असफल, और आपके मौलाना शौकत अली और मोहम्मद अली के नेतृत्व में गया वो भी असफल। अंततः 31 अगस्त 1920 का दिन खिलाफत दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। सितंबर 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में, ध्यान रखना विशेष अधिवेशन एक और आ गया बेटा, कहाँ हुआ, कलकत्ता में 1920 में असहयोग आंदोलन को स्वीकार किया गया। परंतु इस आंदोलन का सबसे बड़ा विरोधी कौन था बेटा, CR दास, चित्तरंजन दास ने इसका विरोध किया कि नहीं, हमें असहयोग आंदोलन स्टार्ट नहीं करना है। देखो गांधी जी के जो सपने थे हिंदू मुस्लिम एकता, उसने यहाँ पे पूरी कर ली है खिलाफत आंदोलन के साथ जुड़कर। अब 2 बज गए, दलितों का उद्धार करना, यानी एक तरह से समाज के जो बिल्कुल पिछड़ा वर्ग है उसको कहीं ना कहीं समाज की मुख्य धारा में लाना। आज भी हम आरक्षण जो देते हैं बेटा वो सामाजिक आधार पे देते हैं, न कि आपके आर्थिक या राजनीतिक आधार पे, ताकि समाज की मुख्य धारा में लोगों को लाया जा सके। आज भी हम शहरों में तो ठीक है, हमारे को लगभग कह लो जातिवाद तो नहीं है, लेकिन जातिवाद बेटा है तो बहुत, दिखता नहीं है। और गाँव में बेटा है तो कम, लेकिन दिखता ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ का कम लोग है ना, और एक एक नाम से अपन घर को जानते हैं। तो कई बार बेटा अब शहरों में कहाँ जानते हैं, अब आप मिठाई खाने जाओ तो ऐसा थोड़ी पूछते हो जो बना रहा है कौन बना रहा है, ना कुछ नहीं पूछते हो। तो बेटा इसलिए ध्यान रखना, शहरों में बस ये है कि दिखता नहीं है तो बहुत, लेकिन गाँव में क्या कम है लेकिन दिखता जाता है। तो CR दास इसके विरोधी होते हैं। लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता में होता है असहयोग आंदोलन स्टार्ट करने की बात। ठीक है, अपन पहुँचते हैं। इसके अतिरिक्त जिन्ना, एनी बेसेंट, विपिन चंद्र पाल और GS खरपड़े भी इसका विरोध करते हैं बेटा। किसका, असहयोग आंदोलन का। ये भी विरोधी थे सारे गांधी जी के। दिसंबर 1920 में नागपुर में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव अंतिम रूप से पारित किया। दिसंबर 19, देखो कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन हो ध्यान रखना बेटा दिसंबर में ही होगा,
ये रट लेना, आपको टेंशन नहीं लेना, ठीक है। दिसंबर में होना है, अंत में होना 1920 में। वी राघवाचारी यहाँ के अध्यक्ष थे नागपुर के, ध्यान रखना इसको, नागपुर में जो अधिवेशन होता है, ठीक है। अब अबुल कलाम आज़ाद ने इस आंदोलन के प्रचार में अपनी अपनी पत्रिका, ठीक है, टेक्निकल टीम को मैं बोल दूंगा, थोड़ा सुधार कर देगी, अल हिलाल, इसी बहाने एक और पत्रिका आपको बता दी मैंने बेटा, अल हिलाल के माध्यम से सहयोग दिया। 1924 में यह आंदोलन उस समय समाप्त हो गया जब तुर्की के कमाल पाशा के नेतृत्व में बनी सरकार ने खलीफा के पद को समाप्त कर दिया। 1924 में हो जाता है, लेकिन गांधी जी 1920 से ही इस आंदोलन को असहयोग में बदल देता है। किसको? खिलाफत आंदोलन को। तो खिलाफत ठीक है उस समय कमजोर, और एक तरह से असहयोग बढ़ जाता है बेटा, ठीक है। कभी आ जाए भाई खिलाफत कब समाप्त हुआ था? 1924 में होता है। अब आपका आ गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन 1920। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नागपुर अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव पारित कर दिया गया, जिसकी पुष्टि कलकत्ता अधिवेशन में हो गई थी। सही बात है, विशेष अधिवेशन था। असहयोग आंदोलन किया बेटा 1920 से 22 ही क्यों देखना, सितंबर 1920 में असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम पर विचार करने के कलकत्ता में कांग्रेस महासमिति का अधिवेशन आयोजित किया। इस अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग प्रस्ताव पेश करते कहा, अंग्रेजी सरकार शैतान है जिसके साथ सहयोग करना संभव नहीं है। के मतलब एक कथन है, कभी आ जाए तो ध्यान रखना। यानी अब अंग्रेज सरकार को गांधी जी शैतान समझने लगे, जो पहले इनके सहयोगी थे या इनको सही मानते थे। तो कहीं ना कहीं वक्त के साथ कुछ चीजें बदल जाती है। फिर ये बेटा लाते हैं असहयोग प्रस्ताव संबंधी प्रमुख बातें। गांधी जी प्रस्ताव लाने से पहले एक चीजें रखता है, सरकारी उपाधि एवं अवैतनिक पदों को छोड़ दिया जाए, सरकार द्वारा आयोजित सरकारी तथा अर्ध सरकारी उत्सवों का बहिष्कार किया जाए, सरकारी स्कूलों व कॉलेजों का बहिष्कार किया जाए बेटा, वकीलों द्वारा न्यायालयों का बहिष्कार किया जाए, मतलब तभी लोग शामिल होना वरना मत होना, तभी अपन बात बनी। असैनिक, श्रमिक व कर्मचारी वर्ग मेसोपोटामिया में जाकर नौकरी करने से इनकार कर दे और विदेशी सामानों का पूर्णतः बहिष्कार किया जाए। ये सारे असहयोग प्रस्ताव के अंदर बातें रखी गांधी जी ने, सुनना, ताकि आंदोलन को अपन क्या बना सके कि सफल। आपके नहीं पूछता, रीट वाले में इतना नहीं आता, फिर कह रहा हूँ है ना, फर्स्ट ग्रेड वगैरह कॉलेज लेक्चर में सवाल कई बार पूछता है भाई असहयोग प्रस्ताव में क्या क्या प्रस्ताव थे, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं, ये आपका असहयोग प्रस्ताव में ठीक है। गांधी जी अपने सहयोगी के साथ जाते हुए, आंदोलन होने से पहले गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रथम विश्व में सहयोग के बदले में अंग्रेजों द्वारा दी गई कौन सी उपाधि, केसर ए हिंद की उपाधि वापस लौटा दी। बोले नहीं चाहिए भाई मुझे, ठीक है बेटा। यानी एक तरह से, और जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि भी वापस लौटा दी, ठीक है। जमनालाल बजाज, सबको ध्यान है कि भाई गांधी जी के पांचवें पुत्र कहलाते थे। उसका रीजन था जितना खर्चा होता था गांधी जी का सारा जमनालाल बजाज ही उठाते थे, ठीक है, इसलिए गांधी जी के पांचवें पुत्र माने जाते हैं, ठीक है। तो दो चीज, केसर हिंद की उपाधि किसी में दी गई, गांधी जी ने लौटा दी। जमनालाल बजाज को कौन सी, राय बहादुर की उपाधि थी, इन्होंने लौटा दी। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को आरंभ किया। इसमें अबुल कलाम आजाद, मोहम्मद अली, शौकत अली आदि ने साथ दिया। देखो सब साथ है। असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार होने वाले पहले प्रमुख नेता मोहम्मद अली ही थे उसमें, जो जिन्ना की बात करें अपन। इसी समय नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन हुआ, जिसका स्वागत काले झंडे से किया और इनका बहिष्कार किया गया, ठीक है। अब आपका आंदोलन स्टार्ट होता है, तो सुनो बेटा। दूसरी ओर अपन बात करते हैं, पंजाब के गुरुद्वारों पर भ्रष्ट महंतों का कब्जा समाप्त करने के लिए सिख अकाली आंदोलन चल रहा था। एक अलग अहिंसक आंदोलन चला रहे थे पंजाब में भी। आंदोलन अपनी चरम स्थिति पे लगभग अंततः 1 फरवरी 1922 बेटा ध्यान रखना, गांधी जी ने घोषणा की कि अगर 7 दिनों के अंदर राजनीतिक बंदी रिहा नहीं किए जाते और प्रेस पर नियंत्रण समाप्त नहीं होता, दो चीज बेटा, राजनीतिक बंदी रिहा नहीं किए गए और प्रेस पर नियंत्रण समाप्त नहीं होता, तो वे करों की अदायगी समेत सामूहिक रूप से बारदोली से बेटा गुजरात में एक सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देंगे। यानी अगर हमारी बात नहीं मानी तो मैं क्या करूंगा, 1 फरवरी बोलते हैं, 7 दिन के अंदर, यानी 7 फरवरी तक अगर ऐसा नहीं होता तो हम सीधी सी बात है सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर देंगे। कहां से? बारदोली से। ये धमकी दे देगा। परंतु इसी समय चोरी चोरा कांड हो गया बेटा। एक ऐसी घटना जो गांधी जी नहीं चाहते थे। गांधी जी अहिंसा पे ध्यान दे रहे थे और कहीं ना कहीं ये हिंसात्मक हो जाता है, जिसके कारण गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा। सही बात है, जब बात आ गई हिंसा हो जाती तो गांधी जी आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। वो ये नहीं चाहते कि भाई हिंसा हो। मैंने लिखा चोरी चोरा कांड या चोरी चोरा क्रांति। यूपी सरकार ने अभी इसको नाम दिया है चोरी चोरा क्रांति, ध्यान रखना इसको। सेम चीज आ जाए तो बता देना।
डेट आपसे कई बार पूछता है 5 फरवरी 1922, पक्का रट लेना, कई बार सवाल आता है। ठीक है भाई, चोरी चोरा कांड कब हुआ? 5 फरवरी 1922 को। क्रांति भी कब हुई? 5 फरवरी 1922 को। संयुक्त प्रांत मतलब होता है बेटा यूपी, आज जिसे हम यूपी बोलते हैं, यूपी के गोरखपुर जिले में चोरी चोरा नामक स्थान पर किसानों के एक जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण क्रुद्ध भीड़ ने थाने में आग लगा दी। मतलब होता क्या है, किसान वर्ग जाता है और किसान वर्ग क्या करता है बेटा, एक मतलब अपना जुलूस निकालता है शांतिपूर्ण तरीके से, अहिंसात्मक रूप से। इत्तेफाक से क्या होता है बेटा, उस दौरान वहाँ का जो थाना था, उस थाने में सिपाहियों और थानेदार ने मिलकर गोलियां चलाने स्टार्ट कर दी। अब इतनी बड़ी भीड़ को गुस्सा आ गया बेटा, तो भीड़ ने क्या किया, थानेदार और सिपाहियों को बंद किया थाने में और उसको आग लगा दी बेटा। तो लगभग कितने, थानेदार सहित 21 सिपाहियों की मृत्यु हो जाती है। समझ गए? गोरखपुर जिले में चोरी चोरा नामक स्थान पर किसानों के जुलूस पर गोली चलाए जाने का क्रुद्ध भीड़ ने थाने में आग लगाई, जिससे थानेदार सहित 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद 12 फरवरी, बेटा ये डेट भी ध्यान रखना है, 5 फरवरी और 12 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस कार्य समिति की एक बैठक बुलाई, जिसमें सत्याग्रह व असहयोग आंदोलन स्थगित करने का प्रस्ताव पारित किया गया। सीधी सी बात है, असहयोग भी और आपका ये भी। ये बेटा यूपी के अंदर एक जगह है, शहीद स्मारक चोरी चोरा। अब इसको ये भी गोरखपुर, यानी जहाँ अभी आपके योगी आदित्यनाथ कहाँ से, गोरखपुर से, ध्यान रखना इसको, है ना, वहीं से ये। साथ ही सविनय आंदोलन भी स्थगित हो गया। गांधी जी के इस फैसले का बहुत लोगों ने विरोध किया बेटा। विरोध क्यों किया सुनना, जैसे लाला लाजपत राय ने कहा कि किसी एक स्थान के पाप के कारण सारे देश को दंडित करना कहाँ तक न्याय संगत है, और सुभाष चंद्र बोस ने अपनी पुस्तक बेटा द इंडियन स्ट्रगल, ध्यान रखना, द इंडियन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, मैंने कहा ना सुभाष चंद्र बोस हमेशा क्या करते रहे, स्ट्रगल करते रहे, में लिखा है कि ऐसे अवसर पर जबकि जनता का हौसला बहुत ऊंचा था, तब पीछे लौटने का आदेश देना राष्ट्रीय संकट से कम नहीं था। देखो इनका विरोध तो किया गांधी जी का, लेकिन बेटा खुल्लम खुल्ला नहीं कर पाए। जैसे एग्जाम्पल, अगर बाई चांस आपसे टीवी टूट जाए या गिलास टूट जाए अच्छा वाला, तो मम्मी क्या कहेगी लड़के को, आवा तो था बाप लेना, आज वो जाना तू जाना, है ना। और बाई चांस अगर बेटा पिता से टूट जाए, तो टीवी टूट जाए, तो कुछ नहीं होना। हाँ, आप विरोध को देख, मम्मी पापा ने देख, समझ ही कौन है, टीवी तोड़ दिया, है ना, देख कर कौन चाल है, अपन ये बोल सकते हैं। लेकिन बेटा खुल्लम खुल्ला थोड़ी बोल सकते हैं पापा कि यार पापा ये आप में लखन नहीं यार, है ना, आपने टीवी तोड़ दिया, नहीं बोल सकते ना, कभी नहीं। इसका मतलब बेटा गांधी जी को भी किसी भी नेता ने खुल्लम खुल्ला विरोध नहीं किया, गांधी जी का किया, बट बेटा नीचे सवर में, यानी उनका सम्मान था, देश के बड़े नेता बन गए थे, इसलिए कहने की बात आती है। तो देखो यहाँ पर अंततः 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार करके 6 वर्ष की सजा दी गई। क्या दी गई बेटा? सजा दी गई। ठीक है, टेक्निकल टीम को कह दूँ, लेकिन बीमारी कारण 5 फरवरी 1924 को गांधी जी रिहा कर दिए गए। गांधी जी की अच्छी आदत थी, जैसे जेल में जाते बीमार पड़ जाते तो उनको जल्दी से वापस बाहर निकाल दिया जाता। ये भी अच्छा होता है। कई लोगों को आप इसी बहाने देखना बेटा, एक चीज़ और कहूँगा इसी बहाने, गांधी जी के साथ ही, अगर आपको कई बार जैसे सपोज मम्मी पापा आप छोटे हो, आपको पीटते हैं, जो चुपचाप मार खा लेता है उसको ज़्यादा मार पड़ती है, और जो हाथ उठाने से पहले चिल्लाता है उसको कम मार पड़ती है। कारण कि बाहर पड़ोसी सुन लेगा, देख बच्चे को मार रहे हैं, तो इसलिए क्या करना है बेटा, हमेशा ज़्यादा तेज चिल्लाना, ताकि मार खाने से आप लोग बच सकते हो। गांधी जी का यही था कि जैसे जेल में जाए बीमार पड़ जाता है तो गांधी जी को भाई रिहा, क्यों, अंग्रेज सोचते डोकरो मर गए तो फिर माता जा लो आपने, सही बात भी है। वही दूसरी ओर तुर्की की जनता मुस्तफ़ा कमाल पाशा, बेटा ध्यान रखना इसको, व्यक्ति का नाम, के नेतृत्व में उठ खड़ी और उसने नवंबर 1922 ईस्वी में सुल्तान को सत्ता से वंचित कर दिया। अंततः कमाल पाशा ने तुर्की को आधुनिकीकरण किया और 1924 में खिलाफत को समाप्त कर दिया। तो खिलाफत आंदोलन कब समाप्त होता है? 1924 में होता है। इसके बाद बेटा एक जबरदस्त चीज़ है, जब आपका असहयोग आंदोलन समाप्त हो जाता है तो आपकी एक पार्टी गठित होती है, जिससे पिछली बार 2 पेपर में सवाल पूछा गया, यहाँ तक कि एसआई में पूछा गया, और सिंपल सवाल था कि इसकी स्थापना कब हुई, तो 1 जनवरी 1923 इसका आंसर था बेटा। आजकल क्या थोड़ा आरपीसी, अधीनस्थ बोर्ड, सबको मैंने एक चीज़ देखा, अब ठीक है 1923 तो सबको याद है, लेकिन जैसे 4 ऑप्शन दिए, 1 जनवरी दे दिया, एक जगह बेटा 11 जनवरी दे दिया, सुनना बच्चों, एक जगह पता चला 1 फरवरी दे दिया, और पता चला आपको 11 फरवरी दे दिया। अब बेटा साल वो दे दे, सपोज 4 साल में कह रहा हूँ, 1923, यहाँ भी 1923 कर दिया बेटा, या 1924 कर दिया बच्चों, या 1924 कर दिया। कहीं ना कहीं आप ये तो सोचोगे चलो यार ठीक है, अच्छा बच्चा जो होगा, या 1924 तो बहुत लेट हो गया, 22 में जब अगर आपका आंदोलन समाप्त हो गया तो उसके आसपास ही होना चाहिए, तो आप 1923 को टिक करनी, अब 1923 2 आ जाते, तो अगर डेट होगी तो बेटा वहाँ आपका कंसेप्ट भी है ना फेल हो जाता है।
डेट में क्या होता है बेटा, एक्चुअल डेट आपको फिर पता होनी चाहिए। देखो सीधी बात बोलो, इसलिए आप हमेशा ध्यान रखना 1 जनवरी 1923 को बेटा एक कमेटी, एक पार्टी, स्वराज पार्टी जिसे हम बोलते हैं कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, संस्थापक 2 व्यक्ति बेटा, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, अध्यक्ष ये थे, उपाध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। स्थान कहाँ बेटा, इलाहाबाद में, ठीक है। मुख्य उद्देश्य 1919 के एक्ट के द्वारा घोषित विधान परिषद चुनाव में भाग लेना है। क्यों, जब आंदोलन समाप्त हो गया तो ठीक कुछ तो करेंगे। नवंबर 1923 ईस्वी में चुनाव में स्वराज पार्टी को बेटा बहुत जबरदस्त सफलता मिली और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की 101 सीटों में से 42 सीटों पे विजय भी होते हैं। अब बेटा कहीं ना कहीं इनको कॉन्फिडेंस आता है तो गांधी जी से पूछते भाई अब क्या करें, तो सुनना बेटा, सरकार ने 1919 के अधिनियम की समीक्षा के लिए 1924 में मुंडीमैन कमेटी का गठन किया। बेटा ये सवाल कई बार आया, मुंडीमैन कमेटी का गठन कब, 1924, किससे संबंधित है, 1919 के अधिनियम से संबंधित है। 1925 बेटा इसी पार्टी, स्वराज पार्टी ने विट्ठल भाई पटेल को बेटा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का क्या बना दिया, अध्यक्ष बनवा दिया। ये भारतीयों के लिए बहुत बड़ी बेटा सफलता थी उस समय की। किसको बनाया, विट्ठल भाई पटेल। ये वही विट्ठल भाई पटेल है जिसके साथ गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह के दौरान उनका एक तरह से उनके सहयोगी रहे थे, उसको ध्यान में रखना है। एक नाम और महादेव देसाई आया था। महादेव देसाई ने बेटा गांधी जी की जो गुजराती में जो आत्मकथा थी उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था, इसलिए भी वो चर्चा में, मतलब आपको ध्यान में रखना है। तो कहने की 2-3 सफलता ऐसी होती इस कमेटी की, स्वराज पार्टी की, इसलिए 1 जनवरी 1923 ध्यान रखना आपको। और साथ में बेटा 1925 विट्ठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष बनाया, ये ध्यान में रखना है। और साथ में मुंडीमैन कमेटी को भी आप में भाई इसको ध्यान में रखना है, किस लिए लाई गई, 1919 के अधिनियम की समीक्षा के लिए लाई गई थी, ठीक है। आज का इतना, कल अपन एक तरह से साइमन कमीशन से अपना आंदोलन या कह लो वहाँ से स्टार्ट करेंगे और कल अपन काफ़ी मतलब गांधी युग को काफ़ी आगे तक ले जाएंगे, ठीक है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वास्तव वीडियो सही लगा या हमारा पढ़ाना सही लगा तो प्लीज़ एक है ना थंबनेल जरूर दीजिएगा और मिलते हैं कल अपन शाम के समय वापस। ओके, बाय बाय, टेक केयर।